पेरेंट ही आजकल इतना बिजी है, इसमें और कुछ नहीं तो व्हाट्सएप में बिजी है, वो इंस्टा में बिजी है। ये चीज़ें को अपने आप को रोकिए। एक बच्चे के स्क्रीन टाइम कितना लिमिटेड होना चाहिए? बहुत छोटे बच्चे के तो जीरो, कोई डिस्कशन वाली बात नहीं है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक्स भी बहुत ज़्यादा हो रहा है डॉक्टर साहब। मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है फैमिली हिस्ट्री, दूसरा हमारा लाइफ स्टाइल। सिर्फ और सिर्फ मदर फीड देना बेबी, आपने बॉटल खरीदना भी नहीं है। थायराइड अगर मान लीजिए साल भर तो नहीं पता चला तो वही भी ठीक लग रहा है, तब तक उसके ब्रेन डेवलपमेंट में थायराइड की कमी ने बुरा असर डाल दिया, जो कि हो सकता है परमानेंट। कितने साल तक बच्चे को वैक्सीन लगती है? बिल्कुल ज़रूरी है कि हम पूरी वैक्सीन, हर वैक्सीन लगवाएं जो हमें बताई जाए। क्या कोई ऐसा मंत्र है आपके पास जिससे इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे बच्चे की, स्कूल जाए तो बीमार ना हो? इम्यूनिटी हमेशा सबकी नॉर्मल, जो बच्चे सुनते हैं वो बोलते हैं। छोटे बच्चे के लिए विटामिन डी कितना इम्पोर्टेंट है? विटामिन डी की कमी से 6 महीने 12 महीने ऐसे बच्चों को कभी एक रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती स्ट्रेस छोटे बच्चों में भी है? है। शायद बहुत छोटे बच्चे का भी है, अगर माँ दूध नहीं पिला रही है तो स्ट्रेस है। बच्चे के साथ अगर आपने प्रॉमिस किया, प्रॉमिस तोड़िए मत, आपके ऊपर विश्वास हट जाएगा। नमस्कार, हरियाणा न्यूज़ पर द प्रतिमा दत्ता पॉडकास्ट देख रहे हैं आप, और आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए देखना बेहद ज़रूरी है। अगर आप एक पेरेंट हैं, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, या फिर आपके रिलेटिव्स में कोई भी छोटा बच्चा अगर आपके घर में भी है, तो ये पॉडकास्ट आप देखेंगे तो इस पॉडकास्ट के ज़रिए आपको इतनी ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगी जो आपको आपके बच्चे की ग्रोथ के बारे में बताएगा, जो आपको ये बताएगा कि आपके बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है। और एक्सपर्ट हमें ये बताने जा रहे हैं आज कि आप अपने बच्चे को किस तरीके से बेस्ट हेल्दी लाइफ दे सकते हैं। हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जो आज स्पेशल गेस्ट हैं, अपनी लाइफ में 35 से 40 साल का एक्सपर्टीज़ उनका छोटे बच्चों की देखरेख में है, और एज अ पीडियाट्रिशियन उन्होंने छोटे बच्चों में इतना ज़्यादा काम किया है कि वो अच्छे से जानते हैं कि बच्चे को कब किस चीज़ की ज़रूरत है। आज हमारे साथ इस शो में जो खास शख्स मौजूद हैं, उनका नाम है डॉक्टर कृष्ण चुग, जो प्रिंसिपल डायरेक्टर एंड एचओडी हैं पीडियाट्रिक्स एंड पीआईसीयू के, पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजिस्ट भी हैं, इंटेंसिविस्ट भी हैं, और फोर्टिस मेमोरियल हॉस्पिटल में ये तमाम बड़े पद पे तैनात हैं और इसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर कृष्ण चुग जी हैं, जो आज हमें तमाम बातें करने वाले हैं हमसे, और तमाम हमारी जो क्वेरीज हैं उनके आंसर्स हमें देने वाले हैं, और ये बताने वाले हैं कि एक बच्चे की ग्रोथ के सही पैरामीटर्स क्या हैं, वैक्सीन्स कितनी ज़रूरी हैं, एक छोटे बच्चे की ग्रोथ सही से हो रही है नहीं हो रही है, पेरेंट्स को कैसे मालूम होगा, और वो कौन सी बातें हैं जिसके ऊपर विशेष तौर पे एक पेरेंट को ध्यान देना चाहिए, जो पेरेंट को ये समझा पाएंगी कि बच्चा सही से ग्रो कर रहा है और कहाँ पर चिंता की बात है। बात ADHD, बात ऑटिज़म की भी, और तमाम ऐसी चीज़ों की बात होगी जिसके लिए आप लगातार परेशान रहते, चिंतित रहते हैं और सोचते हैं कि कोई एक्सपर्ट कमेंट आपको उस पर मिल जाए। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर हिमांशु चुग, और उम्मीद करते हैं आज की इस चर्चा में तमाम ऐसे मुद्दों पर हम बात करें जो अक्सर एक पेरेंट के लिए बहुत बड़ा सरदर्द भी होते हैं। वो सोचते हैं कि ये चीज़ें कैसे ठीक होंगी, क्या होंगी, और बच्चे के लिए सही गलत क्या है। बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। हर किसी के घर में बच्चे हैं, हर कोई उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन ऐसा होता है कि उनको पता ही नहीं होता है कि करना क्या है, मतलब बच्चे की केयर कैसे करें, उसको प्रोटेक्ट कैसे करें, या फिर जितनी भी प्रॉब्लम्स बीमारियां हैं उनसे दूर कैसे रखें। तो आज हम कोशिश करेंगे, जितने भी हमारे सवाल होंगे वो उन तमाम चीज़ों के इर्द गिर्द होंगे जो हर फैमिली डे टू डे लाइफ पे फेस करती है, चैलेंजेस और इश्यूज़। शुरुआत शुरू से करते हैं सर, बच्चे के पैदा होने से ही, क्योंकि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो बहुत सारी टेंशन माँ बाप को भी होती है, क्योंकि बहुत ही न्यू जर्नी होती है उनके लिए, और बच्चा भी बहुत सारी नए इन्वायरमेंट में आके बहुत सारे इन्फेक्शंस और बहुत सारी चीज़ों से ग्रस्त होने के बहुत ज़्यादा चांसेस भी होते हैं। सबसे पहला जो बीमारी का खतरा रहता है वो शायद जॉन्डिस का रहता है, इफ़ आई एम राइट, आई डोंट नो, मतलब मेजरली वैसे होता है कि शायद बच्चा पैदा होता है सबसे पहले खतरा जॉन्डिस का होता है। तो उस केस में क्या कर सकते हैं, क्या होना चाहिए? तो पहली बात कर रहे हैं कि सबसे पहले ये होता है, ये मान के चल रहे हैं कि नॉर्मल डिलीवरी चाहे सिजेरियन से हुई, लेकिन
ठीक ठाक प्रेगनेंसी चली थी, ठीक ठाक बच्चा पैदा हो गया। हो गया। पहला दिन ठीक बीतता है, दूसरा बीतता है। ज़्यादातर आजकल मदर्स पहले ही बड़ी मोटिवेटेड होती हैं, कोशिश करती हैं कि बच्चे को दूध पिलाया जाए, अपना ही दूध पिलाया जाए। और हर एक हॉस्पिटल में, हर जगह पे आजकल लैक्टेशन स्पेशलिस्ट होते हैं जो इस चीज़ में हेल्प भी कर देते हैं। नर्सिस वगैरह बहुत अच्छे से ट्रेंड रहती हैं, सो फीडिंग जनरली शुरू हो जाती है। हालांकि थोड़ा ओवर एंग्जाइटी का एलिमेंट किसी किसी मदर में, उसके कारण थोड़ी डिफ़िकल्टीज आती है, इसीलिए ये प्रोफेशनल्स हैं जो उनको हेल्प करते हैं। एक बार ये जर्नी स्टार्ट हो गई, दूध पीना शुरू हो गया, तो उसके बाद दूसरे तीसरे दिन बच्चों को ऐसा माना जाता है कि करीब 70% बच्चों को थोड़ा बहुत जॉन्डिस हो जाएगा। जॉन्डिस का मतलब उनके अंदर एक पीलापन एक्स्ट्रा आने लग जाता है। अगर यही पीलापन मान लीजिए बड़े बच्चे में हो या एडल्ट में हो, तो आँख का जो वाइट हिस्सा है, जैसे स्क्लेरा कहते हैं हम लोग, वो येलो दिखने लगता है। आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं दूर से देख के बता सकता हूँ, मेरा दूर से देख के बता सके। लेकिन छोटे बच्चे क्या होता है, आँख ऐसे छोटी सी होती है, स्पेशली फर्स्ट सेकेंड डे आँख के आसपास थोड़ी स्वेलिंग टाइप की होती है, खुलती है नहीं। और ऐसा करके खोलने की कोशिश करो तो वो जो पलक होती है और उल्टी हो जाती है, रादर देन एक्चुअली खुल जाए और दिखने लगे। तो इसलिए हम आँख में देखने की कोशिश भी नहीं करते। हमारी कोशिश होती है कि स्किन में देखा जाए। स्किन के देखने के लिए सबसे अच्छा होता है कि यहाँ पे नाक के ऊपर जोर से उंगली रखो, हटा लो। जब ऐसे करेंगे तो यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई आ रही थी, जरा सी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए वो वहाँ से हट गई और स्किन का ओरिजिनल कलर नज़र आ गया आपको। उसी तरह यहाँ पे करके देख सकते हैं, जब बच्चा रोता है तो ऐसे यहाँ पे फिशर्स बन जाते हैं, उसके अंदर जो डेप्थ के अंदर जो कलर आ रहा है येलो, उससे पता चल जाता है कितना येलो है। उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इसको कुछ करने की ज़रूरत है या नहीं है। बच्चा अगर अभी हॉस्पिटल में ही है सेकंड थर्ड डे पे, आजकल ज़्यादातर लोग घर चले जाते हैं। बट ऐसा ही होता है कि मतलब डिस्चार्ज हो गए, बच्चे को लेके घर पहुंचे और अगले दिन देन यू हैव टू कम बैक अगेन, और आप देख रहे हो कि बच्चा जॉन्डिस में है। वो इसलिए कि ये नेचुरल साइकिल है कि दूसरे दिन जॉन्डिस स्टार्ट हो जाएगा। नॉर्मल बच्चे की बात कर रहे हैं, कोई खराबी नहीं कि ना माँ में ना बच्चे में, तब भी थर्ड फोर्थ फिफ्थ डे पे वो बढ़ता है। इसका हम फिजियोलॉजिकल कहते हैं। फिजियोलॉजिकल मतलब जो नेचुरल कोर्स है। फिर 5वें 6ठे 7वें दिन वो कमन लग जाता है, भाई 7 to 10 डेज, 7 से 10वें दिन में वो खत्म। अब वो क्योंकि सबकी जल्दी से छुट्टी हो जाती है स्कूल से, सॉरी हॉस्पिटल से, थर्ड फोर्थ फिफ्थ डे पे वो घर होते हैं, कई बार असेस भी नहीं कर पाते। इसीलिए हम सबको कहते हैं जिसका जरा भी डाउट होता है कि भाई आप कल ही परसों ही बच्चे को भेज देना। अगर मदर नहीं आती, ग्रैंड मदर या किसी के साथ भी आ सकते हैं वो, तो उस तरह से फिर हम असेस कर लेते हैं। तो और एक और तरीका है कि जाने से पहले ही ना आजकल एक मीटर सा होता है, वो बच्चे की स्किन पे टच करते हैं हम। 3 बार टच करना होता है, उसकी एवरेज रीडिंग दे देता है। अच्छा। तो मान लीजिए आज उसमें से रीडिंग दी 7 की, मान लीजिए मेरा जब बच्चे को घर भेजना 48 घंटे का है, तो हमारे पास आजकल ग्राफ्स बने होते हैं कि आज 7 है तो कल कितना हो सकता है, परसों कितना हो सकता है। और किसी टाइम पे वो आगे चल के डेंजर लेवल में तो नहीं पहुंचेगा, तो अकॉर्डिंगली हम बता देते हैं भाई आपने कल दिखाने आना, परसों दिखाने आना, या आपको आने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसा भी होता है कि किसी बच्चे को जॉन्डिस बिल्कुल भी नहीं हो? हाँ जी, कई बच्चों को बिल्कुल नहीं होता, ऐसे मान लीजिए 20-30% को बिल्कुल नहीं होता, और अनदर 20-30% ऐसे हैं जिनको होता है। हमें शुरू से कॉन्फिडेंस है कि कुछ नहीं होगा, हम उनको जल्दी बुलाते ही। तो ऐसा होता है कि जिस बच्चे को बिल्कुल ही जॉन्डिस नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल हेल्दी है, मतलब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और आगे जाके भी लाइफ में ज़्यादा हेल्दी रहेगा, ऐसा कुछ रहता है? जो ये वाला जॉन्डिस एक डिफरेंट टाइप की चीज़ है, ये बीमारी नहीं है एक्चुअली। देखिए मान लीजिए बच्चा अभी जब पैदा हुआ तो वो उठना बैठना चलना नहीं जानता, तो उसके ब्रेन के कुछ हिस्से अभी मैच्योर नहीं हो उस लेवल पे। उसी तरह हमारे लिवर के 20 फंक्शन है, उसमें से एक फंक्शन होता है ये पीली चीज़ को कन्वर्ट करके ऐसी बना देना कि हमारे यूरिन में वो हमें पता लगे बिना ख़त्म हो जाए या पॉटी में निकल जाए। वो वाला फंक्शन जो होता है मैच्योर नहीं होता छोटे बच्चे का पहले 2-4-5 दिन के लिए। इस कारण जॉन्डिस होता है। 5वें दिन 7वें दिन वो मैच्योर हो जाता है, बात खत्म, एंड लाइफ इज बिल्कुल ऐसी जिंदगी जैसे किसी एवरेज बच्चे। हम इसको डिटेक्ट करने के लिए क्या कुछ और भी तरीका अपना सकते हैं? मतलब बच्चा कितना एक्टिव है ये भी देखना इम्पोर्टेंट है। एक्टिविटी कोई असर नहीं पड़ता, अनलेस वो 20-30 पे पहुंच जाओ फिर तो बहुत ही मुश्किल है। अदरवाइज बिल्कुल पता नहीं चलता है। एक्टिविटी, दूध पीना, रोना, अगर दूध पी नहीं रहा है बच्चा तो वो अलग बात है, कोई यानी वो कोई बीमारी है, या कई बार जैसे मैंने बताया एंग्जाइटी के कारण या कुछ के कारण मदर ठीक से दे नहीं पा रही है, या बच्चे के सपोज यहाँ पे कुछ ठीक से बना नहीं है, वो सक नहीं कर पा रहा है, ऐसी बात होगी। जॉन्डिस से कोई लेना देना नहीं। जो न्यूनेटल जॉन्डिस जिसे हम कहते हैं उसका कोई लेना देना नहीं है बच्चे के वेल और अनवेल होने, दे विल ऑल बी वेल।
ओके कुछ चीज़ें हैं जो लोगों के जहन में है, उनको लगता है कि अगर माँ ने कुछ पीली चीज़ खा ली, जैसे डिस्चार्ज होके घर पे गई, तो उसकी सब्जी में, उसकी दाल में, उसकी खिचड़ी में कोई हल्दी नहीं डालता है, पीला कुछ देता ही नहीं है क्योंकि बच्चे को जॉन्डिस ना हो जाए, या फिर पीले कपड़े भी कहते हैं, हाँ। पीले चादर या कुछ भी पीला बच्चे के आसपास है जिस कमरे में बच्चा है नहीं होना चाहिए। ये सही है कि गलत? बिल्कुल गलत। आपको गलत। समझाया कि ये तो अंदर से है कि लिवर ने मैच्योर होना है, वो वाला फंक्शन, पूरे लिवर नहीं, एक फंक्शन का बस भगवान जी ने कोई ऐसे बनाया जो ज़रा देर में मैच्योर होता है। कुछ लेना देना नहीं, बाहर से कुछ नहीं होता। एक जब मान लीजिए पीले कपड़े नहीं है तो उससे ज़रा से होता है कि पीले कपड़े पहने तो ये सपोज स्किन का कलर भी डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए हम नॉर्थ इंडिया वाले जो है इनका कलर थोड़ा सा ऐसा है कि हम रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप पिंक चीज़ें हैं तो ये थोड़ा पिंकिश लगने लगेंगे, हम थोड़ा येलो में येलोइश लगने लगेंगे, तो एसेस करने में ज़रा सी। लेकिन हमारी आइज ट्रेंड है, हमें पता है कि भाई आते ही मान लीजिए यहाँ पे ब्लू लाइट जल रही है, मुझे पता है कि मेरी आँख जो है ट्रेंड है वाइट लाइट के अंदर, मैं येलो लाइट से भी हटा दूंगा और ब्लू लाइट से भी हटा दूंगा, उसको वाइट लाइट में देखूंगा। अगर मान लीजिए सारे कमरे में ऐसे है कि वो वाला कलर है जो मेरे को नहीं चाहिए, मैं विंडो के पास ले जाऊंगा, नेचुरल लाइट में देखूंगा बेबी को। तो उससे हमें ट्रेनिंग ऐसी हमारी आइज़ की, हमारे ब्रेन की, कि हम जल्दी से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस बच्चे को कुछ होएगा या नहीं होएगा। बस वैसे पीले कलर से कुछ ऐसा नहीं कोई है। लेना देना नहीं, बिल्कुल नहीं। अब जब बच्चे को जॉन्डिस होता है, वो हॉस्पिटल में जाते हैं, एनआईसीयू में बच्चे को एडमिट करते हैं, तो ब्लू लाइट का ट्रीटमेंट जी, देते हैं। और अगर डिस्चार्ज के बाद नॉर्मली पेरेंट्स अपने रूम में ये एक ब्लू कलर की लाइट लगा के रखें, सो वो कुछ हेल्प करती है कि बच्चे को कुछ बेटर रहे? एक तो ना ब्लू लाइट कहने की बात है कि ब्लू लाइट इट इज़ नॉट इट्स सिंपल ब्लू लाइट, उसके अंदर एक खास फ्रीक्वेंसी की लाइट चाहिए होती है, खास वेवलेंथ की लाइट चाहिए होती है। उस वेवलेंथ की लाइट से ही ये पीलापन कम होता है, एक बात। दूसरा, बहुत ज़बरदस्त इंटेंसिटी चाहिए होती है। ये इंटेंसिटी जो है कुछ नहीं है। कुछ जब पिछले ज़माने की बात करें, मेरे आपने शुरू में कहा था कि मेरा एक्सपीरियंस है, तो मान लीजिए 30 साल पहले 40 साल पहले ऐसी लाइट्स नहीं बनी थी, तो हम ये जो प्लेन ट्यूबलाइट्स होती हैं उसका एक ऐसे मान लीजिए डोम सा बना देते थे। उस डोम में 6, 8, 10 ट्यूबलाइट लगा दी जाती थी, उसके नीचे बेबी को रख देते थे। अगर बड़ा सा बनाते थे, नीचे 2 कॉट भी आती थी बेबी की, 3 भी आ सकती थी, तो उससे भी गुजारे लायक कम होता था। आजकल की लाइट जो होती है छोटी सी होती है, बच्चे को हीट भी नहीं करती, वो वाली थोड़ा गर्म भी कर देती है। और बिल्कुल फार मोर पहले के हिसाब से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है आजकल की फोटोथेरेपी। सो फोटोथेरेपी बहुत ही सेफ और बहुत करेक्ट तरीका बच्चे को ठीक करने का, और जल्दी से ठीक हो जाता है। तो बहुत तरह के झाड़े भी लगा देते हैं, लोग कहते हैं झाड़ा लगवाओ या सनलाइट लगाओ। सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द बेस्ट ट्रीटमेंट? सनलाइट में भी वो वाली वेवलेंथ है जो हमें चाहिए, क्योंकि सनलाइट तो ब्रॉड वेवलेंथ है, उसमें तो एक रेड से लेके बिल्कुल ब्लू है और उसको कंबाइन होके वाइट बना हुआ है, तो वो वाली है, लेकिन बहुत कम होती है। जैसे आजकल के मौसम में आप कहाँ से ढूंढ लोगे, है ही नहीं। मानसून है, बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हैं। फिर दूसरा, जनरली बेबी को हम ओपन में नहीं ले जाते हैं, विंडो के थ्रू होती है। विंडो में जरा भी डस्ट होगी तो वो वाली वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, अंदर आएगी नहीं ज़्यादा। आ भी गई तो हमें पूरी बॉडी एक्सपोज कर रही है। जब बच्चे को फोटोथेरेपी में रखते हैं तो बस एक उसने नेपी पहना होता है, बाकी सब हटा दिया और जाता है। आईज पे भी कुछ कवर कर, आईज पे कवर कर दिया जाता है। अब चलो नेचुरल लाइट में आपको आईज को कवर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ से बॉडी से तो कोई पूरे कपड़े उतारता नहीं है। इतनी सी जगह फेस पे इतने से पे आपको इफेक्ट आ रहा है, जबकि चाहिए वो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यानी कि कोई खास इफेक्ट होता नहीं है उसका। इन जनरल अच्छी मानी जाती है, कोई नेचुरल लाइट वगैरह वो बात दूसरी है, लेकिन जॉन्डिस को तेजी से कम कर देगा ऐसा नहीं होता। तो छोटे बच्चे के लिए विटामिन डी कितना इम्पोर्टेंट है? पहले विटामिन डी का ना एक, फिर वो पुराने एक्सपीरियंस की बात से स्टार्ट करता हूँ। विटामिन डी की कमी से 6 महीने 12 महीने ऐसे बच्चों को कभी एक रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती थी। उनकी बोन्स टेढ़ी वेढ़ी हो जाती थी, यहाँ पे बहुत वाइड हो जाती थी, पैर के हाथ के ऐसे बोन्स टेढ़ी हो जाती थी। अभी भी मैं जानती हूँ कुछ बच्चों को, कुछ को है, रेयरली होता क्योंकि आजकल जल्दी पकड़ी जाती। तो उस समय पे विटामिन डी का ब्लड टेस्ट नहीं होता था। जब ये बीमारी हो जाती थी हम ट्रीट कर देते थे, हमें पता ही नहीं था क्या करना चाहिए उससे पहले। फिर टेस्ट आ गया, ब्लड में टेस्ट होता है। जब ब्लड में टेस्ट आया तो पता चला कि भाई पहले अगर मान लीजिए कम है और लंबे समय के लिए कम चलती जाएगी तो बोन्स डिफॉर्म होने लग जाएंगी, हड्डियाँ टेढ़ी हो जाएंगी या कमज़ोर हो जाएंगी, ऐसी चीज़ होगी। तो अब ब्लड टेस्ट करके हमने सीखा कि छोटे बच्चों में हमारे यहाँ लगभग सभी को कमी हो जाती है कुछ समय के बाद। मदर से जो आया होता है पहले कुछ हफ्ते चलता है, उसके बाद में बेबी अपना उतना ज़्यादा होता नहीं, उसके अभी डाइट में कह लीजिए मिल्क ही होता है बेसिकली,
तो कमी होने लग जाती है। तो इसलिए आजकल ये माना जाता है कि हर बच्चे को पूरे साल भर एक मिनिमम अमाउंट है, करीब 400 यूनिट कहते हैं हम पर डे आपने देना है। तो आजकल ये रूटीन है, सबका देना है। तो सारे डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते भी हैं सभी अल्टीमेटली, तो मतलब इट इज़ इम्पोर्टेंट कि देना ही चाहिए जी, सब बच्चों बिल्कुल को। इम्पोर्टेंट। तो आयरन के लिए भी क्या बच्चों को पैदा होते ही कुछ सप्लीमेंट देना चाहिए? वही बात है, पैदा होते ही मदर से बहुत आया होता है। एक डिफरेंट सी बात भी बताता हूँ आपको। छोटा बच्चा जब पैदा होता है उसका हीमोग्लोबिन 20 के करीब, 18-20। हमारा आपका अगर मेरा मान लीजिए ऐसा माना जाता है एडल्ट का, मेल का 14, 15, 16 और लेडी का 13-14, उनका 20 होता है। लेकिन विद इन डेज वो कम होके 10 पे पहुंच जाता है। अच्छा, मान लीजिए कि 4 हफ्ते में ही, पहले महीने 1.5 महीने में वो 10 पे पहुंच जाए, किसी का 9 भी हो जाएगा। तो कैसे, मतलब कोई ब्लीडिंग तो नहीं होती है? मतलब ब्लीडिंग नहीं होती है। क्या होता है कि जब बेबी मदर के अंदर है तो मदर वाला ऑक्सीजन उसको आना है, मदर का, और दोनों ब्लड अंदर मिक्स नहीं हो रहे हैं, अलग अलग पड़े हुए। अब मदर वाला ऑक्सीजन, जो मदर वाले ब्लड ने जो ऑक्सीजन रखा हुआ अपने पास में, उसको बेबी ने खींचना है ना किसी तरह से। यानी कि बेबी का हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को ज़्यादा खींचने वाला होना चाहिए, तभी मदर से खींच पाएगा। वो वाला हीमोग्लोबिन जो है अब पैदा होने के बाद हमें नहीं चाहिए, वो उसके अदरवाइज अच्छा हीमोग्लोबिन नहीं है वो। अच्छा, तो फिर जो हम जिसको कहते हैं, पहले मदर में, बेबी में HbF होता है, F मतलब फीटस, हीमोग्लोबिन फीटस। जब वो पैदा हो गया तो थोड़ा सा HbA था, जैसे एडल्ट कहते हैं। अब वो जल्दी से एडल्ट वाला बढ़ने लग जाएगा, F वाला फीटस वाला वो जल्दी से डिस्ट्रॉय होएगा, यानी वो 20 से 10 आएगा, और जो वे थोड़ा सा था, मान लीजिए 3-4 था, उसमें फटाफट बढ़ के 10 पे पहुंच जाएगा। तो इसलिए बहुत सारा हीमोग्लोबिन जो है जल्दी से कम हो जाता है। अब हीमोग्लोबिन जब कम होता है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन का एक आयरन होता है जिसे हम देते हैं हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए। वो आयरन बॉडी एक्सक्रीट नहीं करती है, यानी बाहर नहीं निकाल पाती, ना उसमें मान लो पॉटी में, ना यूरिन में, वो अंदर ही रहता है। यानी अगले कुछ हफ्तों के लिए वो हीमोग्लोबिन काफ़ी है, हमारा नया हीमोग्लोबिन बनाने के लिए वो आयरन काफ़ी है। उसके बाद अगर हमारा मदर फीड पे चल रहा है बच्चा, तो मदर फीड में आयरन आता है, जो थोड़ा सा ही होता है, वो अच्छे से बच्चे के काम आता है, एब्जॉर्ब होता है, बच्चे का काम आता है। दूसरा, अगर वो टॉप फीड पे है, ऊपर से काउ मिल्क ले रहा है या डब्बे वाला दूध पी रहा है कुछ, उसके अंदर वो डालते तो बहुत हैं आयरन, लेकिन वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो अंदर फिर कमी होने लग जाती है। इसलिए पहले कुछ हफ्तों के बाद में आयरन देना ठीक माना जाता है, लेकिन सबको नहीं ज़रूरत है। जो बच्चा प्री मैच्योर पैदा हुआ, लास्ट के कुछ दिनों में बच्चे के अंदर, बेबी के अंदर, लास्ट प्रेगनेंसी के लास्ट कुछ दिनों में या लास्ट कुछ हफ्तों में मदर से खूब सारा आना था, वो मौका था ही नहीं प्रीटर्म के पास में, इसलिए वो हीमोग्लोबिन उसका जल्दी से कम हो जाता है। तो उनको 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 12 हफ्ते पे हम देना शुरू कर सकते हैं, और फिर 6 महीना, साल देते रह सकते हैं। ओके, हमने टॉप फीड का भी आपने जिक्र किया, तो बहुत सारे पेरेंट्स टॉप फीड भी इंट्रोड्यूस करते हैं, कुछ को मजबूरी में करना पड़ता है, और कुछ वर्किंग होते हैं तो अदरवाइज भी कर लेते हैं। सो सही है टॉप फीड देना, या फिर कितना अवॉइड करना चाहिए? देखिए, एक रूल तो ये है कि एक्सक्लूसिव, यानी सिर्फ और सिर्फ मदर फीड देना है बेबी को। हमारा आजकल ये मानना होता है कि मदर्स को सिखा के बेचते हैं कि आपने बॉटल खरीदना भी नहीं है, घर में बॉटल नहीं होगा तो कोई किसी टाइम बच्चा बहुत रो रहा है, ये वो होएगा, और आप जल्दी से दे देंगे, वो होगा ही नहीं। पर अगर मान लीजिए क्योंकि ऐसा सर्कमस्टेंस पैदा हो जाता है, सपोज मदर ही ठीक नहीं है कि वो फीड कर ही नहीं पाती, जबकि हम बताते हैं कि कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसके अंदर मदर को फीड बंद करना है, शायद एक आध ऐसी और रेयर बीमारियां छोड़ दीजिए। अच्छा, किसी भी कोई दवाई ऐसी नहीं जिससे मदर फीड बंद करना है, तो फिर इसका मतलब सभी को देना ही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि आपने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करनी। अब मान लीजिए कभी तकलीफ है या बाहर जाना ही पड़ जाता है, फैमिली में कुछ ऐसा हो गया, बाहर जाना पड़ गया, तो मदर अपना फीड निकाल के एक बाउल के अंदर रख के चली जाए। उस बाउल को अब फ्रिज में, ऑर्डनरी फ्रिज में ऑर्डनरी तरीके से ढक के हाइजीनिक तरीके से रख लीजिए। 24 घंटे तक उसको कुछ नहीं होने वाला। जब चाहिए निकालिए उसको, जितना चाहिए उसमें से अलग बाउल में डाल लीजिए, बाकी वापस रख लीजिए, और उसको ज़रा सा रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए। उसके बाद चम्मच कटोरी से उसी बाउल में से पिला दीजिए। जब चम्मच कटोरी से दे रहे हैं, कोई ज़्यादा प्रिकॉशन की ज़रूरत नहीं है। बॉटल में हाइजीन, बॉयल, ये वो कुछ नहीं, सिर्फ जो देने वाला उस समय अपना हाथ धो ले साबुन से और पहुँच रहे ठीक से, बस कुछ नहीं चाहिए।
इतना सेफ होता है देना। तो जिस कटोरी चम्मच में हम बच्चे को दूध पिला रहे हैं उसको नॉर्मल नॉर्मल लिक्विड तरीके से वॉश कर सकते हैं मैं तो सबको कहता हूँ आजकल की जो कटोरी है घर में एवरेज पे स्टील कटोरी होती है, हाँ, अगर चाइना वगैरह की नहीं है। आप ऐसे देखिए आपका चेहरा दिखता है उसके अंदर से, सब बहुत साफ होती हैं। तो इसलिए उसकी हाइजीन में हमें बिल्कुल शक नहीं होता कि वो ऐसा, बस ये होता है देने वाले के हाथ में ही कुछ ना लगा, उसके लिए मैं कहता हूँ कि ऑर्डिनरी साबुन से ऑर्डिनरी तरीके से धो लीजिए, बस इतना बहुत काफी। सारे पेरेंट्स काउ मिल्क भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं जी और कहते हैं कि कोई बात नहीं, काउ मिल्क बच्चा इजीली और जल्दी डाइजेस्ट कर लेगा, थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दें ताकि और इजीली डाइजेस्ट कर ले। सही है ये? आपको दूध वाला पानी मिला के दे क्या सही है? आप तो अपने बच्चे के साथ ही धोखा कर रहे हो। बिल्कुल नहीं, अगर देना ही पड़ रहा है किसी रीज़न से तो फुल दीजिएगा उसको, ओके। कभी भी डाइल्यूट मत कीजिए। इवन सपोज जैसे हमारे हरियाणा के बहुत से लोगों के घर में भैंस होती है, भैंस का दूध देना, इवन उसमें हम कहते हैं कि मत दीजिएगा, पानी मत डालिए। क्या होगा, पानी डाल दिया, उसका भैंस के दूध में थोड़ा फैट ज़्यादा होता है कंपेयर टू अदर मिल्क्स। फैट तो कम हो गया लेकिन प्रोटीन भी तो कम हो गया, हमें तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चाहिए था। इसलिए कभी भी मिल्क में पानी बिल्कुल नहीं मिलाना है। और जहाँ तक ये माना जाए तो कि किसी भी तरह से काउ मिल्क जो है ब्रेस्ट मिल्क से बेटर होता है, ये बिल्कुल गलत भावना है, नहीं, बिल्कुल सही ये बात नहीं है। तो बच्चों के हार्मोन से भी कुछ चेंजेस बॉडी में करता है क्या? अगर हम काउ मिल्क बच्चे को दे रहे हैं तो उसके हार्मोन्स में कुछ चेंज कर रहा है? हार्मोन्स में तो नहीं, हम ऐसा मानते हैं कि जो ब्रेस्ट मिल्क है उसके अंदर एक तरह की इम्यूनिटी होती है, राइट। इम्यून सेल्स होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, वो ऐसे वाले होते हैं कि एक्चुअली बॉडी के काम होते हैं। आप आर्टिफिशियल मिल्क में वो डाल दीजिए, वो अंदर जाके एसिड खराब कर देगी उसको, वो काम नहीं आएगा बेबी के। आज तक मेडिकल साइंस ऐसी चीज़ नहीं पैदा कर पाई है, तो इसलिए ब्रेस्ट मिल्क चाहिए। अब ब्रेस्ट मिल्क की जब बात हो रही है, एक एडिशनल बात बताता हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग चाहिए हमें, ब्रेस्ट मिल्क ही नहीं चाहिए, यानी चम्मच से जैसे मैंने देने को कहा, वो एक्सट्रीम सर्कमस्टांस में मदर को बेबी को डायरेक्ट फीड करना है। ऐसा माना जाता है ये बॉन्डिंग जो है ये लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग होती है, इससे बहुत फ़ायदे होते हैं बच्चे का आगे जाके ह्यूमन टू ह्यूमन बॉन्डिंग के लिए, फैमिली बॉन्डिंग के लिए। और एक कहते हैं ना जो ऐसा बच्चा अपना एक टोटली ऐसा रूप बना के रखता है मेंटली कि बहुत ज़्यादा इधर को बिगड़ा हुआ है उधर को बिगड़ा हुआ नहीं होता है, बहुत ज़्यादा क्वाइट नहीं होता है, मतलब कि एक बैलेंस सी पर्सनैलिटी बनती है ऐसे बच्चों की। इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क नहीं कहते हम, कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। बहुत सी फीमेल्स ये भी कंप्लेन करती हैं डॉक्टर साहब कि हमारी फीड आ ही नहीं रही है, हम ट्राई करते हैं वो पीता नहीं है, वो रोता रहता है, और 10 मिनट भी अगर बेबी फीड ले रहा है तो उसके बाद भी रो रहा है, तो फिर टॉप फीड दे देते हैं, कुछ ऐसे ऑल्टरनेटिव्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए कभी कभी एक बात कि कभी कभी सच में भी होता है और बहुत सी बार हमारा परसेप्शन हमें ऐसा लग रहा होता है और एक्चुअली नहीं होता। सो जब हमसे कोई फ़ोन करके मदर पूछती है, जब आते हैं वो कहते हैं हमें लगता है कि हमारा बच्चा फीड नहीं ले रहा, क्योंकि हमें लगता है वो बाद में रो रहा है या कुछ है। बेबीज़ को बहुत बार 5 मिनट के अंदर जनरली ब्रेस्ट खाली हो जाती है एवरेज पे, या उससे भी पहले। बच्चा उसके बाद 15 मिनट आधा घंटा ब्रेस्ट के साथ चिपका रहता है, क्योंकि वो उसकी नीड है, वो न्यूट्रिशनल नीड नहीं है, उसके माइंड की नीड है, उसके साइकोलॉजी की नीड है, उसके डेवलपमेंट की नीड है। तो उसको भी समझना है कि वो नहीं हटना चाह रहा, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो चलिए आपने हटा दिया वो रोने लगा, आपने फिर से लगाया फिर चुप हो गया, लगा देखा वो तो चाह रहा था वहाँ पे रहना। तो उसके लिए तरीका यह है कि आपने बच्चे का वेट गेन चेक करना। मान लीजिए हम कहते हैं कि एटलीस्ट 20 ग्राम पर डे बढ़ जाना चाहिए पर डे। एवरेज पे बच्चे का 30 ग्राम भी बढ़ता है, ज़्यादा भी बढ़ता है, पर 20 से कम बढ़ रहा है तो थोड़ा सा शक होने लगता है। तो फिर आप उतना बढ़ रहा है, चलो वो तो उसके लिए तो कहीं पे या तो वेइंग मशीन थोड़ी घर में रख के बैठे रहेंगे, ऐसी टेंशन करके बैठे रहेंगे, हर 15 मिनट बाद वेट देख रहे होंगे। वैसा नहीं करना चाहते हम चाहते हैं मान लीजिए हफ्ते बाद आप डॉक्टर को चले गए, तो डॉक्टर 5 दिन बाद विजिट चले होती है हफ्ते हाँ, 10 दिन में, तो वो भी हफ्ते बाद होगा। टेंशन 7 दिन लेके बैठे रहेंगे आजकल के पेरेंट्स तो उनको ये कहता है ये बताओ अगर बेबी बार बार सुसु कर रहा है तो कहाँ से आ रहा है, अंदर तो एक ही चीज़ आ रही है आपकी, मिल्क के अंदर 10% के करीब सॉलिड है, 90% पानी है। तो वो पानी तो मिल रहा है उसको, मिल्क में मिल रहा है, वो पानी जो बाहर आ रहा है वो मिल्क का है, और तो कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए अगर वो काफ़ी ये कर रहा है, यूरिन पास कर रहा है, तो वेरी गुड इंडिकेटर, कि इससे अच्छा इंडिकेटर नहीं है आपके पास कि बेबी को काफ़ी मिल्क मिल रहा है। तो कुछ ऐसा रहता है कि आइडियली एक बेबी कितना यूरिन एक दिन में पास कर सकता है? हाँ, वैसे मान लीजिए कि 6 घंटे में जनरली एक बार कर ही देते हैं। ओके।
लेकिन आजकल का ये भी है ना, सबने नैपीज बनाए होते हैं, सबने डायपर्स हैं। तो डायपर्स सेफ हैं क्या, मतलब? और अगर डायपर यूज कर रहे हैं तो जी। कितनी देर में आपको डायपर तुरंत चेंज करना चाहिए? छोटे बच्चे के लिए रैशेज और तमाम तरीके की दूसरी प्रॉब्लम्स के भी जी। चांसेस रहते हैं। जो छोटा बेबी, स्पेशली अगर प्री टर्म बेबी है, उनकी स्किन बहुत ही पतली, बहुत ही क्योंकि form ही नाजुक नहीं होती है। अच्छे हाँ, से, उसके हाँ। थिकनेस अभी आई ही नहीं, उसके अंदर आउटर लेयर पैदा ही नहीं हुए जो कि प्रोटेक्टिव वाले लेयर्स थे, इसलिए उनको जल्दी से रैशेज होना और बिल्कुल स्किन फट जाना वगैरह पास होता है, खासकर नीचे वाले एरिया में। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि भाई उसको हमेशा गीला ना रखें। गीला रखना, और अगर मान लीजिए सुसु पोटे के साथ में टच होता रहना, तो वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल है। तो अब गीला करने के लिए क्या करें? इसको सुखाए रखने के लिए जितना जल्दी हो सके उसको चेंज करें। आजकल की जो अच्छे आ रहे हैं डायपर्स, उनकी एब्जॉर्प्शन पावर इतनी अच्छी है कि बाहर से कई बार पता ही नहीं लगता, हाथ में छू के देखो पता ही नहीं चलता। लेकिन जनरली एवरेज मदर को पता लग जाता है। ये नीचे से ऐसे उठा के करते हैं जरा सा, पता लगता है तो बड़ा हल्का होना चाहिए था, अब तो ये भारी हो गया। चाहे वेट नहीं हुआ, चाहे गीला नहीं हुआ भी, लेकिन बाहर से पता लग जाता है कि इसके अंदर कुछ आ चुका है। तो जो ही ऐसे पता लगे उसको चेंज कर दें। सो एवरी 2 आवर अगर डायपर चेंज करें तो बेस्ट है, मतलब 2 आवर शायद ज़्यादा ही जल्दी है। अच्छा, जल्दी है। कई बार बच्चे खुद ही सो रहे होते हैं 3 घंटा 4 घंटा, सोने दीजिए। ओके। सो बेस्ट तो एसेस करते रहना, लेकिन ये मान लीजिए कि और थोड़ी देर में बच्चे के पैटर्न पता लग जाता है मदर को, केयर गिवर्स को, ग्रैंड मदर को, सबको पता चल जाता है कि ये 4 घंटे कोई ज़रूरत नहीं है, 3 घंटे ज़रूरत नहीं है। वो इंडिकेटर्स भी होते ही हैं वैसे। इंडिकेटर भी होते हैं आजकल। तो जो ही बच्चा बड़ा होता चला जाता है, गैप बढ़ता चला जाता है, बार बार यूरिन इतना फ्रीक्वेंटली नहीं करता है, तो अकॉर्डिंगली आप अपने आप को बदलते रह सकते हैं। ठीक है, ये तो यूरिन बच्चा कितना भी पास कर सकता है या फिर वो हमें पेरेंट्स को चेक करना पड़ेगा। यूजुअली पेरेंट्स की एक और टेंशन होती है, और आजकल तो पेरेंट्स हर बात में टेंशन ले लेते हैं। तो बच्चे ने पॉटी की, छोटे बच्चे ने अगर 4 बार कर ली तो भी टेंशन में आ जाएंगे, अगर दिन में 1 बार भी नहीं की तब भी टेंशन में आ जाएंगे। तो बच्चे का पॉटी पैटर्न क्या होना चाहिए, और कब पेरेंट्स को लगना चाहिए कि नहीं अब कुछ प्रॉब्लम है? एक तो ज़्यादातर बच्चे जब मदर मिल्क ले रहे होते हैं तो बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं, खासकर तीसरे चौथे पाँचवें दिन हम इसको कहते हैं ट्रांजिशनल डायरिया, जो कि ट्रांजिएंट और थोड़े समय के लिए है। और स्ट्रिक्टली स्पीकिंग डायरिया है ही नहीं है, ये बस फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। सो मदर फेड बेबी का जो ऐसा वाला स्टूल होता है, पट्टी होती है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन ये है कि पानी पानी जैसे होगा, उसके अंदर फुटकियाँ फुटकियाँ दाने दाने जाएंगे। कोई बहुत डिस्क्रिप्शन चाहे तो जैसे फटी हुई दही है, कलर थोड़ा येलोइश है। अगर वैसे वाला पैटर्न है, ये नॉर्मल है। जब बीच में फुटकियाँ ना नज़र आए, सारा एक जैसा नज़र आ रहा हो, तो फिर शायद गड़बड़ हो सकता है। ज़रूरी नहीं, लेकिन ठीक है, एसेस करा लीजिएगा। आजकल बहुत सब लोग समझदार हो गए हैं, क्या करते हैं कि जल्दी से फ़ोटो खींच के डॉक्टर को कोई हार्म नहीं है। थोड़ा बहुत कई बार क्लियरली पता चल जाता है भाई ये गड़बड़ दिख रही है, और ज़्यादातर ये होता है कुछ नहीं है। तो ये होगा किस टाइप की पॉटी होनी चाहिए। दूसरा, कितनी फ्रीक्वेंट। कई बार होता है, मान लीजिए 10 मिनट के अंदर 3-4 बार कर दी, मैं करी 2 मिनट ठीक था, जल्दी से आपने नैपी चेंज कर दिया, फिर फुटर के आवाज़ आई, और 4 नैपी वेस्ट हो गए 15 मिनट के अंदर, सबको टेंशन हो गई। उसको 4 नहीं, एक ही नहीं है, वो तो उसने कंप्लीट किया नहीं था, हम समझ नहीं पाए इस बात को। फिर दूसरा कि दिन में 5, 6, 7 इवन 10 कर लेते हैं बच्चे, उससे ज़्यादा भी कर लेते हैं। अगर बाकी सब ठीक है तो कुछ नहीं है। बेबी फीड ठीक से कर रहा है, बीच बीच जागता है, इधर उधर देखता है, थोड़ा सा खेलता सा, जैसे छोटे बेबीज़ खेलते हैं, मदर फीड लेता है, थोड़ा शांत हो जाता है, सो जाता है। ये साइकिल अगर ठीक चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर साइकिल डिस्टर्ब हो रही है, बच्चा दूध ही नहीं पी पा रहा है, सुस्त होता जा रहा है, टाइट पड़े रहने की जगह ढीला सा पड़ने लग गया है, कलर जो है पिंकिश था वो थोड़ा वाइटिश होने लग गया है, तो ये फीचर्स होंगे कि शायद ठीक नहीं है, जाके चेक करा लो। सो ऐसा भी हो सकता है कि दिन में 1 बार भी ना करे और 2 दिन में भी ना करे। सो इट इज हमारा स्टैंडर्ड ये होता है कि अगर एक दिन में 7 से 10 करे, कुछ घर बैठे रहिए, 7 से 10 दिन कुछ मत करे तो भी घर बैठे, प्रोवाइडेड जो बातें मैंने कही है वो सब ठीक चल रही है। जी। सो आजकल क्या होता है, बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो एक प्रैक्टिस जो सब पेरेंट्स फॉलो करते हैं, बच्चे को स्वॉडल करके रखते हैं। जी। सो स्वॉडलिंग बच्चे को एक्चुअली में हेल्प करता है या फिर रिलैक्स करता है, या फिर स्वॉडल रखना चाहिए या फ्री टाइम भी देना चाहिए? बिकॉज स्वॉडलिंग जो है पुराने ज़माने से चली आ रही है, आजकल ज़रा सोफिस्टिकेटेड वे में की जाती है, रंग बिरंगे कपड़ों में और ये और वो। लेकिन अगर आप पूछिए, आज भी घर में अगर स्वॉडल करने का बेस्ट लपेटने का तरीका आएगा ना, तो दादी जी को आएगा, नानी जी को आएगा, मदर को नहीं पता कि कैसे करना है ना। तो दैट मीन्स ये पुराना चला आ रहा है और बहुत अच्छी बात है। लेकिन बीच में आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें थोड़ा सा फ्री टाइम चाहिए, थोड़ी देर के लिए वो खुल जाना चाहिए। अगर खुला हुआ नहीं है तो फिर शायद
पनिशमेंट वाली बात हो रही है ओके, इस baby की। मतलब बच्चे के लिए वो स्ट्रेस है कि भाई हाथ सीधे हैं, पैर सीधे हैं, हाँ, मतलब अरे थोड़ी देर हाथ हिलने पैर का कोई हिलाए, स्कोप नहीं सबको है। अच्छा भी लगता है ना, राइट। ऐसे पढ़ा रहे शांत सा नहीं अच्छा लगता, थोड़ी रोए ऐसे कैसे करे, आंख इधर उधर देखे, कितना बढ़िया लगता है बच्चे के साथ में। हमारे को भी लगता है कि उसको प्यार करें। मतलब बट स्वेडलिंग का बेनिफिट क्या है और फ्री टाइम का बेनिफिट क्या है? फ्री टाइम का ये है कि भाई हर चीज़ ऑर्गन्स को, मसल्स को एक्टिविटी का वो मिला, और एक्टिविटी जब होती है वो यहाँ से, मान लें मेरा हाथ यहाँ से मैं ऐसे हिला रहा हूँ कुछ, तो यहाँ तक भी कुछ पॉजिटिव जा रहे हैं उसके, तो इसलिए वो उतना अच्छा है। और जब लपेट के सर रख देते हैं तो मान लीजिए हम सुलाना चाह रहे हैं बच्चे को, तो उस समय पे अगर हमने अच्छे से कर दिया, टक कर दिया उसको, तो शायद बेटर ही रहता है। तो बोथ आर तो गुड। डॉक्टर साहब, बच्चा जो न्यू बॉर्न होता है वो क्या आप सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर्स देख सकता है, या फिर लाइक बहुत ही ज़्यादा कुछ हाईलाइटेड, अगर जैसे एक रेड सी बड़ी सी बिंदी लगाई, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही दिखता है क्या जब बच्चा पैदा होता है? तो उसको थोड़ा ब्राइट और रेड सबसे अच्छा लगता है बेबी को। ओके। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करके देखे गए कि अगर मान लीजिए पैदा होने के कुछ घंटों बाद ही जब बच्चा पहली बार एक्टिव हो जाता है, इधर देखने लगता है, अच्छे से होता है, कई बार पैदा होते ही बहुत अच्छी तरह देख रहा होता है, उसके सामने एक रेड कलर की बॉल लाइए या कौन सी कलर की बॉल लाइए, अब वो उसके हार्ट रेट वगैरह को अगर मेजर कर रहे हैं, आपको पता लगेगा कि किसको देख के वो शांत हो रहा है, किसको देख के थोड़ा एक्साइट हो रहा है। सो कलर्स का ग्रॉसली पता लगता है, लेकिन फाइनर कलर आप सोचें कि वो ब्लू और वायलेट में रेफरेंस बताता रहेगा, या वो शायद ना हो। तो ओके, तो मतलब ये भी जनरली कहा जाता है कि अगर माँ बच्चे को फीड करे तो एक रेड बिंदी एक बड़ी सी लगा के रखे, सो बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़ता है, माँ के साथ अटैचमेंट और ये सब शायद साइंटिफिकली तो प्रूवन चीज़ नहीं लगती है मुझे, ओके। क्योंकि ना थोड़ा ब्राइटर होना पड़ता है चीज़ को, यानी कि जैसे बॉल भी कह रहा हूँ तो वो लाइटेड सी नहीं होती जो उस टाइप की अगर है, रादर इन डल, तो बिंदी अगर बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही बड़ी, दैट मे बी अननेचुरल आई थिंक। ओके, सो अब हमारे पास जैसे इतनी साइंस आगे बढ़ रही है, छोटे बच्चों की इतनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने के लिए मेडिकल हमारे पास तमाम तरीके की फैसिलिटीज़ हैं ही, बट एक KMC होती है, कैंगरू मदर केयर, वो कितनी इफेक्टिव होती है और प्री टर्म बच्चों में स्पेशली, और जो बच्चे थोड़े वीक होते हैं, और क्या जनरली भी एक मदर KMC दे सकते हैं, कैसे देनी चाहिए, कौन कौन दे सकता है, उसके बारे में मैं चाहूँगी आप बताइए। देखिए KMC जो है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट ऑफ द बेबी विद द मदर, यानी कि बच्चे की स्किन, बच्चे की चमड़ी बच्चे मदर की इससे डायरेक्ट कांटेक्ट में, जैसे मान लीजिए अपने ऊपर लिटा लिया है और कपड़े आपने जान के ऊपर से पहन कर ली, सपोज शीट ही है उसको टक कर लिया, पिन लगा लिए, जैसे कई तरीके होते हैं उसके लिए, या ड्रेसेस भी कुछ इस तरह की होती हैं जो पहनी जा सकती हैं, तो उसमें बेबी आपका पार्ट बन गया। सो जाइए, जागिए, उसको अपने वहीं पे पड़े रहने दीजिए, फीड दिया तो फीड दे के हटाने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको इस पोस्चर में डाल दीजिए। और जैसे आपने कहा ये चीज़ प्री टर्म बेबी में बहुत ही बढ़िया मानी गई। उससे दो तरह के फ़ायदे, एक जो फिज़िकली नापे जा सकते, दूसरे जो हमें पता है कि भाई ख़ास तरीक़ों से और लॉन्ग टर्म में फ़ायदा करेंगे। फिज़िकली नापे जाने, फॉर एग्जांपल एक बेबी जब पैदा हुआ छोटा सा, पहले मान लीजिए बहुत ही छोटा था, बहुत ही प्री टर्म था, 1-2 दिन के लिए मशीनों पे रखा गया उसको, उसके बाद में उसको हमने बड़ी मशीन से हटा के एक छोटी सी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देने वाली से लगा दीजिए। अब उसको मदर के साथ में हमने कंगारू केयर दी, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट रहा। और दूसरा मान लीजिए मदर नहीं दे पाई, वो बीमार थी, नहीं आ पाई, जो भी जिसको मिला वो जल्दी ठीक हो गया, उसको जिसको नहीं मिला उसको ज़्यादा टाइम। तो मतलब ये तो मेजरेबल चीज़ है, नापी हुई चीज़ है, आपने देखे हैं? बिल्कुल देखी। सो कंगारू केयर जो है उस तरह से इतनी बढ़िया चीज़ मानी जाती है, यानी कि कंगारू केयर जो है आजकल हॉस्पिटल के अंदर स्टार्ट कर दी गई है। ये नहीं आप घर जाके करना, यहाँ नहीं हो सकती है वो, जल्दी से घर जाओ ना। ऐसे बच्चों के लिए वार्ड के वार्ड बना दिए गए हैं, जिसके अंदर अब जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ प्राइवेसी देना मुश्किल है, एक के बाद एक बेड पड़े, वहाँ भी प्राइवेसी देने के लिए तरीके बनाए गए हैं कि भाई चलो और कुछ नहीं, एक अच्छा सा पर्दा लगा दिया जाए बीच में, ये वाली जगह ग्रैंड मदर हमेशा रहेगी हेल्प करने के लिए, साथ में नर्स आती जाती रहेगी। तो ऐसे करके बनाए गए, और ये देखा गया कि इवन रेस्पिरेटरी सपोर्ट की जो मशीनों की यूज़ थी वो भी जल्दी निकल आए बच्चे, ऑक्सीजन की जरूरत कम रही। ये माँ के टच में, हाँ बस ये मान लीजिए कि बिल्कुल इस पर कोई शक नहीं है कि उसके अंदर स्पेशल शक्ति है। ये तो एक बात हो गई। आगे साथ देखा कि बच्चा जल्दी शांत हो जाता है, अच्छा, फ्लटर नहीं करता है, नेचुरल सी वो साइकिल जल्दी स्टार्ट हो जाती है। प्रीटर्म वे में कई बार मुश्किल होती है, कैसे सोता है कैसे जागता है, वो जल्दी से अपनी साइकिल में आ जाता है, और ये आगे तक चलती है कि उसका बिहेवियर अच्छा रहता है।
ओके, तो कब तक देनी पड़ती है केएमसी, और क्या फादर भी केएमसी दे सकता है अपने बच्चे को? फादर भी दे सकता है, उससे भी फ़ायदा होगा, बराबर का फ़ायदा मान लीजिए, चाहे वो मान लीजिए हेयरी चेस्ट वगैरह कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि दिया जा सकता है। और कब तक दें, जैसे कोई ऐसा कट ऑफ पीरियड नहीं बनाया गया है, लेकिन फर्स्ट फ्यू डेज़ में देना तो बहुत ही अच्छी बात है। ओके, तो ये जो बच्चे बिल्कुल हेल्दी हैं उनको भी पेरेंट्स दे सकते हैं केएमसी? हाँ जी, बिल्कुल उनको भी दे सकते हैं जो बिल्कुल हेल्दी हैं, और उनको भी फ़ायदा करेगी, ऐसा प्रूवन चीज़ें हैं। तो अब जैसे एक बच्चे का बर्थ हुआ तो उसके बाद वैक्सीनेशंस, क्योंकि पैदा होते ही वैक्सीनेशन शुरू हो जाते हैं और आगे तक चलते हैं, कितना ज़रूरी है कि जो बाय बर्थ, मतलब लाइक एट द टाइम ऑफ बर्थ जो वैक्सीनेशन लगनी है वो कब तक बच्चे को लग जानी चाहिए? वैसे हम कहते हैं पहले 24 घंटे, देखिए जल्दी से जल्दी वाली बात कही जाती है, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है कि मान लीजिए बच्चा पैदा हुआ, 4 बच्चे पैदा होता जा रहे हैं, नर्स 2 हैं वहाँ पे, बेचारी को क्या ये करे कि वो करे, दैट मीन्स पहले 24 घंटे में अगर लगा दीजिए तो आप उसको बिल्कुल सही मान लीजिएगा। रात का टाइम है, कम सब स्टाफ है, कल सुबह को लगा देगा वो, इतना बड़ा, बट जितना जल्दी करें उतना अच्छा है। ओके, तो न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग भी डॉक्टर साहब आजकल ना बहुत सारी चल रही है, तो ये कितनी इंपॉर्टेंट है कि एक बच्चा पैदा हुआ है, मतलब बिल्कुल फिट है, अपने फुल टर्म पे जाके पैदा हुआ है, माँ भी बिल्कुल हेल्दी है, लेकिन न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग में आईज, ईयर और ये तमाम तरीके के टेस्ट बहुत सारे होते हैं शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये स्क्रीनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और ये कब करानी चाहिए? स्क्रीनिंग के जब वर्ड यूज़ किया जाता है 2 कंपोनेंट्स हैं, एक हम कहते हैं जो कि क्लिनिकली यानी कि हमारा डॉक्टर नर्स मिलके कर लेंगे, दूसरा जिसके लिए ब्लड टेस्ट चाहिए। तो डॉक्टर नर्स जो कर सकते हैं, जैसे आपने कहा हेयरिंग चेक हो सकती है, उसके लिए स्पेशल चेक डिवाइस आती है, कान के पास लगा दी जाती है और उससे पता लग जाता है कि बच्चे की ग्रॉसली स्पीकिंग मोटे तौर से वो ठीक है कि नहीं है। अगर किसी के हम कहते हैं वो पास है या फेल है वहाँ की हेयरिंग, अगर मान लीजिए फेल आती है, इसका मतलब थोड़े समय बाद रिपीट करके देखें, ये नहीं है कि उसको सुनता नहीं है, टेंशन पाल लो, बट ये है कि थोड़े समय बाद रिपीट करें, कुछ दिनों के बाद रिपीट कर लेंगे उसको। और उसी तरह से हम जैसे करते हैं कि हम मान लीजिए चारों हाथों पैरों में बच्चे के ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, ऑक्सीजन चेक करते हैं, वो जब चेक होती है तो उससे पता चल जाता है कि हार्ट की सर्कुलेशन ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है, तो उसको हम 24 घंटे के बाद कर लेते हैं। उसी तरह जॉन्डिस के लिए हम देख लेते हैं, तो इन सब चीज़ों का एक नियोनेटल स्क्रीनिंग वर्ड यूज़ किया जाता है। फिर कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि कुछ समय के बाद सामने आती है, मान लीजिए थायराइड की कमी, थायराइड जो कि सब समझते हैं, इसलिए उसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जरूरी नहीं कि मदर को थायराइड है तो बच्चे को भी होगा, लेकिन शायद चांस ज़रा सा % बढ़ जाता है। छोटे से बच्चे में भी थायराइड भी हो सकता है? तो उसके लिए अब होता है कि थायराइड की अगर मान लीजिए कमी है, बेबी है, उसको कोई तकलीफ होने में और पकड़ने में हो सकता है 6 महीना साल के बाद पता चले, तब तक वो थायराइड अपना डैमेज काफ़ी कर चुका है बॉडी। तो इसलिए माना जाता है कि भाई पैदा होते ही हम उसको पकड़ें। जो इमीडिएटली ब्लड हमारे पास अवेलेबल है बच्चे का, वो है कॉर्ड जो काटी जाती है, जो बेबी की साइड पे गया वो तो ठीक है, बेबी का हो गया, जो अभी मदर की साइड से जो प्लेसेंटा के साथ बाहर आना, तो उसी को टेस्ट कर लो, लेकिन उस टेस्ट में ये एक्यूरेसी नहीं आती है, इसलिए हमें 48 घंटे के बाद में, 72 घंटे के बाद में टेस्ट करना पड़ा। जनरली कहते हैं 3 दिन के बाद कीजिए। तो बेबी का प्रिक लेते हैं, उसको एक जैसे ब्लॉटिंग पेपर होता है उस टाइप का फिल्टर पेपर होता है, वो टच कर देते हैं, एक छोटा सा ब्लड का सर्कल बन जाता है, उससे सारे टेस्ट हो जाते हैं। थायराइड एक है, ज़्यादातर 6 से 12 टाइप के टेस्ट किए जाते हैं। तो उसमें यह क्या जल्दी से बात पकड़ी गई, आपने इलाज करना है तो फिर उसका, इसको स्क्रीनिंग कहते हैं, इससे कंफर्म नहीं होता, शक पड़ गया, आपने कंफर्म करके आगे बात बढ़ाई, कंफर्म हुआ कि कमी है, इमीडिएटली ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। तो न्यूनेटल स्क्रीनिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है। इसमें एक ज़रा सा डिफ़िकल्टी है कि जैसे हमने कहा 48 घंटे में तो हम मदर्स को घर भेज देते हैं, हम कहते हैं ये ब्लड टेस्ट उन्हें 72 घंटे करना नहीं है, तो जब उनको दोबारा बुलाया जाता है बहुत से आते नहीं हैं। फिर आजकल पैकेजेस होते हैं कि भाई इतने का पैकेज है, इतने, उस पैकेज में इंश्योरेंस कंपनी ये इंक्लूड नहीं करती है मान लीजिए, तो फिर रह जाता है। हमारी गुजारिश आपके थ्रू ये रहेगी कि अगर किसी तरह चाहे एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, चाहे दोबारा जल्दी से बेबी को लाना पड़ रहा है हॉस्पिटल में सैंपल लेने के लिए, प्लीज़ ये टेस्ट कीजिए, हम चाहते हैं सबका हो। तो मतलब ये नियोनेटल स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और मतलब आगे लॉन्ग टर्म में बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, भले ही अभी थोड़े
कुछ पैसे एक्स्ट्रा लग सकते हैं, ज़्यादा पेरेंट्स को थोड़ा फाइनेंशियल बर्डन भी आ सकता है, लेकिन आगे वो बहुत बड़े नुकसान से पेरेंट्स और बच्चों को बचा सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने थायराइड का दिया था, Right. बाकी को छोड़ें क्योंकि वो ऐसी अनयूजुअल बीमारी हैं। हम्म। थायराइड अगर मान लीजिए साल भर नहीं पता चला क्योंकि भाई भी ठीक लग रहा है, ठीक से ग्रो कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक लग रहा है, तब तक उसके ब्रेन डेवलपमेंट में थायराइड की कमी ने बुरा असर डाल दिया, जो कि हो सकता है परमानेंट हो। इसलिए जल्दी से जल्दी सो वैक्सीन्स टाइम पे लगवाना कितना इम्पोर्टेंट है? जैसे कोई भी वैक्सीन लगाते तो एक शेड्यूल डॉक्टर साहब देते हैं, वो लिख देते हैं कि भाई नेक्स्ट वैक्सीनेशन जो है, सपोज अभी अगस्त है तो मान लीजिए 15 सितंबर को एक बच्चे की ड्यू है, पेरेंट बिजी है 15 सितंबर, 10 सितंबर, 20 सितंबर, 25 सितंबर तक, वो सोच रहा है चलो कोई बात नहीं, सितंबर में नहीं लगवाई, अक्टूबर में लगवा लेंगे। तो टाइमली वैक्सीनेशन करवाना ये इम्पोर्टेंट है या फिर ठीक है, मतलब लगवा लो बस, जब मर्जी लगवा लो? जब मर्जी वाला सवाल नहीं है। रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पे आपको पता है एटमॉस्फेयर में बहुत सी बीमारी है। जैसे मान लीजिए हम डीपीटी का टीका लगाते हैं, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, ठीक है, साथ साथ निमोनिया का इंजेक्शन लगाते हैं आजकल। अब निमोनिया के कीटाणु हर समय एटमॉस्फेयर में है, सबके ऊपर आ सकते हैं। हमने कर दी देर बच्चे को लगाने के, या टालते रहे, एक डोज लगाया, दूसरे में डिले कर दी, तीसरे में और डिले कर दी, तो इतने समय के लिए तो हमारा बेबी एक्सपोज था ना, वल्नरेबल था ना, जरूरत से ज़्यादा उसको चांस था हो जाने का, क्यों होने दिया अपने बच्चे के साथ? ठीक है, हम जनरली कहते हैं कि 4 हफ्ते का गैप होना चाहिए इन वैक्सीन के अंदर, एक और दूसरे के डोज के बीच में। 4 की जगह 2-4 दिन ऊपर नीचे हो गए, जैसे हमारे पास आजकल वर्किंग आते हैं, वो सिर्फ सैटरडे को आना चाहते हैं कि भाई मदर फादर की छुट्टी हो गई, एक्सेप्टेबल। आपका बुधवार को ड्यू पड़ रहा था, आप सैटरडे को आ रहे हैं, 15 अगस्त आ गया, उस दिन ही उसकी जगह सैटरडे संडे आप बाहर भी चले गए, कहीं नानी घर चले गए बेबी को लेके, मंडे ट्यूसडे को आ गए, इतना चलेगा। लेकिन जितनी देर आप डिले कर रहे हैं उतना ज़्यादा अपने बच्चे का नुकसान कर रहे हैं आप। तो मतलब 2-4-5 दिन ऊपर नीचे इज फाइन, पर 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, आजकल बहुत सारी वैक्सीनेशन भी फैंसी हो गई है, डॉक्टर्स भी फैंसी हो गए एक तो पेनलेस वैक्सीन लगती है बच्चों को, और कुछ डॉक्टर भी ऐसे स्टाइल से लगाते हैं ना कि बच्चों को दर्द ही नहीं होती है, मतलब बच्चा रोता नहीं है। तो वैक्सीन पेनलेस लगवानी चाहिए या नॉर्मल वैक्सीन भी लगवा सकते हैं जिससे बच्चे को पेन हो? दोनों में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है जहाँ तक उनका इफेक्ट की बात है। ओके। सवाल साइड इफेक्ट का है। साइड इफेक्ट में दर्द हो जाना, जहाँ लगा है वहाँ सूजन हो जाना और बुखार आ जाना। जनरली ये 3 चीज़ों का सब, जिससे पेनलेस वर्ड क्यों यूज़ किया जा रहा है, उसी के साथ फीवर भी है, उसी के साथ जहाँ लगाया वहाँ पे थोड़ा रेडनेस, लाल हो गया, थोड़ा सूज गया, बच्चा वो वाला टांग नहीं ला पाया कोई 1 दिन के लिए, ये साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं उसके। इसमें फ़र्क है और आपको पता है कॉस्ट में उसकी बहुत ही फ़र्क है। तो ज़्यादातर पेरेंट्स आजकल चूज़ करते हैं कि पेनलेस वाला लगाइए। हम चॉइस रखते हैं, अपने पास हमारे दोनों अवेलेबल होते हैं, जैसा आप कहें हम कर देंगे। लेकिन मतलब पेनलेस बहुत ही अच्छी और नॉर्मल वैक्सीन बहुत ही बुरी तो नहीं है, मतलब दोनों नहीं, सेम है? ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। तो मतलब नॉर्मल वैक्सीन से बच्चे को बहुत ज़्यादा दर्द और बहुत ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होती है? ये तो नए आ गए ना, आपको हमको तो वही लगे थे तो क्या हम ठीक ठाक ही है ना। सो आज की ये बात जरूर है कि देखिए कई तरह के एंगल्स हैं इसके। 4 महीने का बच्चा वो वैक्सीन लगाने का आया, उसको पेनलेस वाली नहीं लगाई, अगले दिन फीवर और मदर को छुट्टी लेनी पड़ गई अपने ऑफिस। आजकल आसान नहीं है, सबके बड़े डिमांडिंग जॉब्स होते हैं, आपका भी होगा आई एम श्योर। तो ये चीज़ें हम डायरेक्टली नहीं मानते हैं, उनको सबको लेके चलना है। पेरेंट्स को हम इन्फॉर्म कर देते हैं ऐसे ऐसे होएगा, तो इट इज़ योर चॉइस। सो इसको आजकल वैसे ही माना जाता है कि भाई आपने उनको चॉइसेस दिए और उनको डिसाइड करने दिया कि क्या ऑटोनॉमी कहा जाता है इसको। तो कितने साल तक बच्चे को वैक्सीन लगती है? मैं से जब पूछता हूँ हंसते हुए कहता हूँ कि मेरी उम्र पे भी लगती है आजकल ये माना जाता है कि पहले कुछ साल तो पहले साल में बहुत सारे लगे, बहुत सारे होते हैं, उसके बाद में फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। जैसे आजकल मान लीजिए इन्फ्लुएंजा का इंजेक्शन करीब सब लोग लगवाते हैं, वो हर साल में 1 लगता रहेगा। काफ़ी बड़ा जब बच्चा हो गया, लगा हर तरह से हेल्दी है, ज़्यादा एलर्जीज नहीं है, बार बार बीमार होने वाला टाइप का नहीं, तो आगे जाके छोड़ा जा सकता है इसको। लेकिन कुछ वैक्सीन हर 5 साल में, जैसे मान लीजिए टेटनस का इंजेक्शन है, हर 5 साल में किसी न किसी फॉर्म में आजकल रिपीट होता रहेगा। फिर एडल्ट हैं, जैसे आजकल यंग लेडी का, फिर आजकल बॉयज़ में भी लगने लग गया सर्वाइकल कैंसर से बचाने वाला वैक्सीन, वो तो 10 साल के बाद ही शुरू होता है। सो इस तरह के इंजेक्शन हैं। निमोनिया का इंजेक्शन कई बच्चे मान लीजिए
अब एडल्ट का न्यूमोनिया का इंजेक्शन डिफरेंट टाइप का आ रहा है, वो शायद आजकल में रिलीज़ भी हो गया इंडिया में भी। अच्छा। तो वो वाले मान लीजिए 20 साल का बच्चा है जिसको 20 साल पहले वो वैक्सीन शायद था ही नहीं, इसलिए पेरेंट्स लगवाया ही नहीं, अब लगवा लें। पहले 4 डोज लगाने पड़ते थे बेबी में, अब एक से अकेले से काम बन जाएगा। तो इसलिए हमेशा अपने आप को अवेयर रखें। उसी तरह डेंगू का वैक्सीन आ रहा है, वो भी थोड़े बड़ों में लगना है, बच्चों में नहीं लगना है। इसलिए अपने मतलब ज़्यादातर तो मीडिया के थ्रू ही पता चलता है। देन मीडिया पे मत जाइए, बस उससे अवेयरनेस आ गई आपको, मेरे को चेक करना चाहिए अपने डॉक्टर से कि मैं उसके लिए कैंडिडेट हूँ या नहीं हूँ, मेरे को उसको फ़ायदा होगा या नहीं होगा। फिर जैसे उम्र बढ़ती है, ऐसा माना जाता है कि 50, 55, 60 के बाद में कुछ बीमारियाँ बढ़ जाती हैं। तो उसके लिए विदेशों में जैसे मान लीजिए इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन 55 साल की उम्र के बाद में सरकार फ्री देती है हर साल, हर आदमी को, हर औरत को। तो उस तरह की चीज़ों का भी ध्यान रखें कि अगर कुछ वैक्सीन आपकी एज ज़्यादा है और इसलिए चाहिए तो वो भी लगवाते हैं। सो ये तो वैक्सीन्स की बात थी। जो ऐसा भी होता है कि हमारे पेरेंट्स या फिर उनके टाइम में, या फिर जब वो छोटे थे और उनके पेरेंट्स, मतलब हमारे दादा दादी नाना नानी के टाइम पे बहुत सारी वैक्सीन्स होती नहीं थी। अब आज की जनरेशन और पुरानी वाली जनरेशन में कॉन्फ्लिक्ट रहता है। बड़े कहते हैं कि भाई हमारे टाइम में तो इतने सारे ड्रामे थे नहीं, अब तुम्हें हर चीज़ में ये सब है, तुम्हारे हर चीज़ में इंजेक्शन है, हर चीज़ में इतनी सारी कॉस्ट लग रही है। तो उन बड़ों को आप क्या सलाह देंगे, क्योंकि आपकी शायद ज़्यादा मानेंगे? देखिए, एक तो ये है कि उस समय थी नहीं, तो इसलिए आपको भी खबर ही नहीं लगी, आपको किसी ने कहा नहीं, क्योंकि बनी ही नहीं थी। बीमारियां ज़्यादा थी। अगर आप याद करिए, उनको पेरेंट्स को याद कराया जा सकता है कि आप याद करिए कितनी तकलीफें होती, कितने बच्चे ऐसे होते थे जो पलते ही नहीं थे, कुछ महीनों के ही, कुछ दिनों में ही उनकी ख़त्म हो जाता। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मेरे फादर के 7 भाई बहन थे, सिर्फ फादर बड़े हुए थे। कोई और तकलीफ ऐसी चीज बीमारियों से कुछ हो जाता था, वैक्सीन थे नहीं, मान लीजिए जिस गाँव में जहाँ भी रहते थे। सो ये मानना चाहिए कि ये वैक्सीन जो है सबसे बड़ा डिस्कवरी है, सबसे बड़ी खोज है, मतलब इंसान की। फैशन नहीं है, ये ट्रेंड नहीं है, ये जरूरी है। बहुत फ़ायदा करता है हर तरह से बीमारी से बचने के लिए। और ये बीमारी छोटी बीमारी नहीं है, आप छोटी मोटी बीमारी का नहीं आपको कह रहे कि वैक्सीन लगवा लीजिएगा। ये बीमारियां हैं जो कि जानलेवा हैं, जो कि ज़िंदगी भर के लिए आप बच्चे के ऊपर बुरा असर कर सकती है, अगर मान लीजिए वो बच भी गया तो। इसलिए इनके लिए हमारे लिए बिल्कुल ज़रूरी है कि हम पूरी वैक्सीन, हर वैक्सीन लगवाएं जो हमें बताई जाए। तो गवर्नमेंट में लगवा सकते हैं कि प्राइवेट में ही लगवानी चाहिए? मतलब ये भी बहुत ज़्यादा है कि कोई पेरेंट्स सोचते हैं कि नहीं, गवर्नमेंट में अच्छी वैक्सीन नहीं होती, प्राइवेट में अच्छी होती है। ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा मेरा मानना है कि जनरली आजकल हमारे मान लिया अच्छे जो बिल्कुल ही दूर दराज के इलाके हैं वहाँ एक कमी आ सकती है, बताऊँगा आपको। लेकिन जनरली गवर्नमेंट की वैक्सीन ठीक होती है। वो ज़्यादातर मान लीजिएगा वो पेन वाली यूज़ करेंगे, पेनलेस वाली कॉस्ट ज़्यादा है, कोई बात नहीं, आपको समझाया था वो ठीक है। ये भी हो सकता है कि जो नेशनल या स्टेट का शेड्यूल है उसके अंदर 1-2 वो इंक्लूडेड ना हो, वो बीच में ना आ रही हों, जो कि हम प्राइवेट सेक्टर वाले लगाना चाहते हैं, क्योंकि कॉस्ट का इशू है। ज़्यादातर ये नहीं है कि गवर्नमेंट को नहीं पता कि वो इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए निमोनिया का वैक्सीन अभी रिसेंटली इंक्लूड हुआ है, शायद 1-2 साल में, और कई जगह अभी भी नहीं है, जबकि हम पिछले 15 साल से लगा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में। तो दोनों के ठीक तरीके हैं। हम अपने आप को, जैसे मान लीजिए मैं प्राइवेट में काम करता हूँ, मेरे पास जो 10, 20, 30, 50 पेशेंट आता है हर रोज़, मैं उसके लिए जिम्मेवार हूँ। लेकिन गवर्नमेंट जो है सबके लिए जिम्मेवार है। वो भी अपनी जगह पे ठीक है, उनको कॉस्ट का ध्यान रखना है, मैंने इंडिविजुअली कॉस्ट का ध्यान रखना है पूरी कंट्री का। सो वो भी अपनी जगह ठीक है, हम भी अपनी जगह ठीक है, दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। सारी बीमारियों से तो बच्चा बच जाए, ऐसी वैक्सीन गवर्नमेंट वाले भी लगा देते हैं। बिल्कुल लगाते हैं, और वो ठीक वैक्सीन होती है। तो बहुत ही दूर दर्ज का क्या होता है कि हमारी वैक्सीन को ना बहुत गर्मी नहीं सह सकती, खराब हो, नॉर्मल टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के लिए अगर हमारे डिब्बे बने होते हैं जिसके अंदर ठंडी रहती है वगैरह, और वही बहुत दूर दराज के इलाके हैं, अगर टाइम पे पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत सवाल हो। लेकिन गवर्नमेंट ने हर जगह पे आजकल फ्रिज दिए हुए हैं, जहाँ फ्रिज नहीं हो सकते हैं, मान लीजिए बिजली का कांस्टेंट सप्लाई नहीं है, वहाँ पे ऑल्टरनेटिव सब तरीके बनाए हुए हैं। सो विश्वास रखिए कि वो ठीक होती है। तो बेसिकली एक बच्चे की जर्नी जब शुरू होती है 1 महीने से 6 महीने तक, कहते हैं कि बच्चे को कुछ देना नहीं चाहिए, आउटसाइड फूड या फिर कोई भी टॉप फूड किसी भी तरीके का नहीं देना चाहिए। सो क्या बेंचमार्क्स होते हैं 1 महीने के बच्चे से लेके, या फिर न्यू बॉर्न से लेके 1 साल तक के बच्चे को इतने टाइम में ये चीज़ बच्चा कर लेना चाहिए? मतलब
कब क्रॉलिंग करनी चाहिए, कब अब खुद खड़ा हो जाना चाहिए, या कब देख के बातें करनी चाहिए, या आपकी बातों पे रिएक्ट करना चाहिए। तो मतलब वो जर्नी न्यूबॉर्न से 1 साल तक की कैसी पहले तो बेंचमार्क जब बेबी बिल्कुल छोटा होता है, हम सभी उसको कुछ अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मदर की फेस के ऊपर फिर भी थोड़ी देर फोकस कर लेता है, हमारे ऊपर नहीं करता है। तो थोड़े नाराज हो जाते हैं, पिताजी भी नाराज हो जाते हैं कि देखो मेरे को लिफ्ट नहीं मार रहा। सो ये होता है कि मदर के फेस को बहुत जल्दी बेबी हम कहते हैं कि फोकस करने लग जाता है। फिर ब्राइट चीज़ के ऊपर थोड़ी देर में फोकस करने लग जाता है कुछ ही हफ्तों में। करीब 6 हफ्ते 12 हफ्ते के बीच बीच में वो कहीं पे थोड़ा स्माइल से रहने लग जाता है। आपने कई बार देखा होगा बच्चा छोटा सा ही 2-4 दिन का ऐसे ऐसा भी स्माइल कर रहा है। हम उसलिए उस स्माइल को स्माइल ऐसा हूँ, लेकिन सोशल स्माइल नहीं है। सोशल मतलब किसी से इंटरेक्ट करके, किसी को समझ के, किसी को माँ समझ के माँ ने मेरे को रिस्पॉन्ड करने को कहा, उसने स्माइल करने के लिए मेरे लिए कुछ किया, मैंने स्माइल किया, ये सोशल स्माइल। वो 6 से 12 हफ्ते में आना शुरू हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि सबकी आ जाए, ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर एक टाइम हम स्माइल कराने की कोशिश करें वो करेगा, लेकिन अगर कभी कभी भी करता है दैट इज़ गुड। फिर उसके बाद जब थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो और तरह की चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए आप हाथ में कुछ पकड़ाते हैं तो ऐसे करके पकड़ने लग जाता है। तो मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा ऐसे करके पकड़ने लगेगा, पिंसर ग्रैप्स कहते हैं। 6 महीने का हो जाएगा, थोड़ा बिठाएंगे तो बैठ भी जाएगा। तो गर्दन बच्चा कब तक संभाल लेता है? करीब 3 महीने पे गर्दन संभाल लेता है। उसको संभालने के वो जरा से लुढ़क जाए कोई फिक्र की बात नहीं है, लेकिन 3 महीने 12 से 16 हफ्ते कहते हैं उसके अंदर वो संभाल लेगा। तीसरा आगे कदम होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। और आजकल ज़्यादातर मदर्स ने गूगल वगैरह से हमसे ज़्यादा पढ़ रखा होता है और कई बार गलती पढ़ रखा होता है। तो गूगल पे ज्ञान सारा सही होता है? वो तो आधी टेंशन तो गूगल की वजह से आ जाती है। गूगल तो हमारे पास हरियाणा में, गुड़गांव में बहुत से ऐसे हैं जो गूगल से भी आगे एआई और एआई पैदा करने वाले लोग हैं, हमसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे इस मामले में। तो उसमें यही होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है ऑथेंटिक सोर्स की नहीं होती। राइट। मान लीजिए मैं अपना कुछ प्रोडक्ट को बेचना चाहता हूँ, जो कि मैं चाहता हूँ कि भाई 12 हफ्ते का हर बच्चा ले रहा हो, मैं कहूँगा जी 10 हफ्ते पे भी आपका बच्चा ये नहीं कर रहा तो हो मेरा प्रोडक्ट दीजिए आप। मैं गूगल को वगैरह को इतना पैसे दूंगा कि सबसे पहले जब आप सर्च करोगे सबसे ऊपर वही आएगा। आपको पता है ये सिस्टम चलता है। तो फिर ये सर्च इंजन तो सब ऐसे ही हैं, इसलिए गलती हो जाती है। तो हम लोगों को कहते हैं कि आप ऐसा करिए कि सोर्स हम बताते हैं, उस सोर्स के ऊपर ये चीज़ ढूंढिए। जैसे इंडियन सोर्सेज अभी भी उतने ऑथेंटिक या वो नहीं माने जा रहे हैं। तो आपने मान लीजिए किया कि उसके एंड में आया .us.gov, यानी यूएस की गवर्नमेंट के साइट है। उसके ऊपर अगर आपको कुछ मिल रहा है, उससे यूएसए की एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, AAP कहते हैं, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स। उसी तरह NHS है इसका यूके का, .uk एंड में लिखा हुआ आ रहा है, gov.uk, नॉट जस्ट यूके। तो उस तरह से लगता है कि ये शायद ऑथेंटिक साइट है। हमसे कंफर्म कर लीजिएगा ऑथेंटिक साइट है, उसके ऊपर करिए सब। थोड़ा आगे पीछे बस हमेशा याद रखिए कि हर चीज़ की रेंज होती है। हर बच्चा 6 महीने पे बैठ जाएगा ऐसा नहीं होता। कोई जल्दी भी बैठ जाएगा, कोई थोड़ा लेट बोलेगा। हम कहते हैं भाई एक साल पे आके 1-2 शब्द बोलने लग जाना चाहिए। कितने बच्चे हैं कि 2 साल पे एक वर्ड नहीं बोल रहे होते, पर हमें पता होता है कि वो हर तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो कोई टेंशन होती है अगर बच्चा 2 साल तक भी कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कोई सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पा रहा है? तो मेरा मानना यह है कि जो बच्चे सुनते हैं वो बोलते हैं। सिर्फ वो है जो, क्योंकि हम बोलना कहाँ से सीखे, हम सुन के कॉपी कर रहे हैं हम किसी को एक्चुअली। तो अगर मैं सुन ही नहीं रहा हूँ तो फिर मैं नहीं बोलूँगा। अगर सुन रहा हूँ, मैंने कोई कमांड दी गई उसको मैं फॉलो कर रहा है मेरा बेबी, तो चांसेस वो सुन रहा है, चांसेस ज़्यादा कि वो बोलेगा। करेक्ट टाइम पे अगर उसने सुनना और रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया था तो वो बोलेगा। अच्छा, वैसे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो बच्चे छोटे बच्चों से ही बातें करनी शुरू कर देते हैं, उनको खिलाते हैं, उनसे हर बात में हाँ ना और मतलब कुछ भी करके उनसे इंटरेक्ट करते हैं। सो वो बच्चे की ग्रोथ में बच्चा जल्दी बोले या बच्चा जल्दी रिवर्ट करे या फिर आपकी बातों में जवाब दे, उसके लिए फ़ायदेमंद रहता है वो सब? बहुत फ़ायदेमंद रहता है। उसमें हम कहते हैं कि अपने बच्चे के साथ में, जैसे मान लीजिए आजकल ये माना जाता है कि मान लीजिए ICU में बिल्कुल सुला के रखा बच्चे को, वो वेंटिलेटर पे है, उसके आसपास म्यूजिक वगैरह चलाए रखी है। अच्छा। वो परसीव कर रहा है वो उस हालत में भी। ये तो हम जागते और अच्छे बच्चे की बात कर रहे हैं। सो जब वो परसीव कर रहा है उस समय पे हम कहते हैं अर्ली स्टिमुलेशन है। जितना स्टिमुलेट करते हैं उतना जल्दी वो अडेप्ट करता है, जल्दी वो उसके सेंसेस को हम बम्बार्डना वर्ड ठीक नहीं है, लेकिन हम बार बार इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं,
उसको हम जगा रहे हैं और उससे वो जल्दी ट्रेन हो जाता है। और जैसे मान लीजिए कि अंदर बहुत सारे ब्रेन के अंदर सेल्स बने हुए, उनके आपस से कनेक्शन परफेक्ट नहीं है, वो कनेक्शन जल्दी जुड़ जाएंगे, जल्दी बन जाएंगे, जल्दी अच्छे से ट्रांसमिट करने लगेंगे, एक दूसरे से जल्दी से इंटरेक्ट करने लगेंगे। तो ये चीज़ें प्रूवन चीज़ें हैं, करने में फ़ायदा है। तो बट ये एक्सपेक्ट करें कि वो इस समय रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ये गलती हो गई, वो गलत है, तो नहीं लिमिट है। में मतलब हर जरूर बच्चा करें। स्पेशल है, वो अपना टाइम लेगा जी। और जो भी वो ग्रोथ पैरामीटर्स हैं वो उसको फॉलो करेगा, मे बी सूनर लेटर, बट वो अपने हिसाब से करेगा। तो मतलब उसमें कोई स्ट्रेस लेने वाली बात जी। नहीं। आपने कहा कि थोड़ा सा स्टिमुलेशन ये म्यूजिक और इस सब से बच्चे को अगर हो तो वो रिवर्ट एटलीस्ट करता ही है। सो एक प्रॉब्लम आजकल चल रही है हाइपर स्टिमुलेटिव शोज, जिस तरीके से बच्चे देख रहे हैं, या फ़ोन, इतना ज़्यादा एडिक्शन छोटे बच्चों को फ़ोन्स का है। आप 3 महीने के बच्चे को भी स्क्रीन दे दो और वो स्क्रीन देख रहा है, और 6 महीने के हो जाते हैं, और फिर बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बिना फ़ोन के कुछ खाते भी नहीं हैं। हर चीज़ में रहता है कि अच्छा ये काम करना तो पहले फ़ोन दो, ये काम करना तो पहले फ़ोन दो। स्क्रीन टाइम कितना लिमिटेड होना चाहिए और होना भी चाहिए या नहीं? बहुत छोटे बच्चे के तो ज़ीरो, कोई डिस्कशन वाली बात नहीं है कि कब 30 तक? मिनट 5 मिनट, मान लीजिए 2 साल तक ऐसा माना जाता है कि बिल्कुल ज़ीरो दीजिए। अच्छा, 2 साल तक ज़ीरो। अब वही बात है ना कि सब जगह से हर कोई है। हुँ, चलिए मान लीजिए कि हम बहुत अवेयर हैं कि हम नहीं करना चाहते, हम अड़े हुए हैं कि नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए। लेकिन खुद तो कर रहे हैं ना। हुँ, किसी का काम आज चलता है कि वो अपना फ़ोन के बिना। ये ऑन ना करे, स्मार्टफोन को ऑन ना करे। हुँ, तो इसलिए अगर सिर्फ सुनने वाले फ़ोन थे ना, तो शुरू में छोटे से होते थे, उसमें कोई वीडियो होता ही नहीं था, तो वो ठीक है, सुनने वाला सुन लिया आपने, एसेंशियल बात उससे हो जाती है, बाकी सब एसेंशियल नहीं है स्ट्रिक्टली स्पीकिंग। हुँ, और जिस समय अगर आपका वर्किंग है तो जाइए अपने लैपटॉप पे बैठिए, बेबी को कोई और देखेगा उस समय। हुँ। तो पर हम ही नहीं करते। पर थोड़ा और ईज़ी ये हो मान गया ना लिया कि जाए कि स्ट्रिक्टली स्पीकिंग प्रैक्टिकल नहीं है आज। नहीं, तो लाइफ को ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि ठीक है, मैं जो कह रहा हूँ वो आप अगर कर सको बहुत अच्छा, नहीं तो कोई प्रैक्टिकल तरीके ढूंढिएगा। कि आपने छोटा बेबी 3 महीने 4 महीने 6 महीने का है तो प्लीज़ बिल्कुल मत दीजिए, वो तो आपके हाथ से छीन नहीं सकता ना। नहीं छीन सकते। वो तो अभी उस तरह की जिद में नहीं आ सकता कि मुझे नहीं दिया तो मैं ब्रेस्ट फीड नहीं दूंगा, ऐसा तो नहीं है अभी। जब वो स्टेज आती है तब आप रूल्स बनाइएगा। मान लीजिए सारे दिन में 1 घंटा देना है, ऐसा माना जाता है कि छोटे बच्चे के लिए इतना इससे ज़्यादा हार्मफुल है। वो उसमें भी हाइपर स्टिमुलेटरी, जैसे अपने जरूर ज़्यादा स्टिमुलेशन वाले चीज़ें, जैसे हाँ धूम मची हुई है, वैसे वाले नहीं देने। वो एज अप्रोप्रिएट चीज़ें उसको दिखाई जा सकेंगी फॉर दैट, उस छोटे से समय के लिए। वो भी आपको वहाँ लीजिएगा गूगल महाराज की हेल्प के, कौन सी चीज़ ठीक है। जैसे मैंने बताया वो साइट्स हैं जो आपको बता सकती हैं कि इस एज के लिए ये चीज़ बेस्ट तो नहीं है लेकिन मानी जा सकती है कि चलेगा। पर उससे आगे किस तरह आगे बढ़ना है वो सब चीज़ें। होता यह है कि बच्चा भी ना इतना स्टिमुलेशन चाहता है, जिस समय स्क्रीन पे बहुत कुछ चल रहा होता है, आवाज़ें पैदा हो रही होती हैं, उसको अच्छा लगता है, वो उससे बिल्कुल आँख फाड़ कर देखता रहा, पलक नहीं झपकता। उसको नीचे पता लग जाता है कि कौन सी वाले भी क्लिक करूँ तो क्या हो जाएगा। वो जरा से इधर कीजिएगा, वो ये बच्चों को तो हमसे ज़्यादा फ़ोन चलाने आते हैं। मैं आज की बात बताता हूँ, 15 महीने का बच्चा है, आईसीयू में है, अदरवाइज ठीक है चलो ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है। अब उसको मैंने जब एग्जामिनेशन करना शुरू किया तो मदर ने उसको हॉल्ट कर दिया, स्टॉप पे नहीं किया, क्या कहते हैं उसको, रोक दिया। पिक्चर आ रही है लेकिन चलना बंद हो गई, नीचे 4-5 ऑप्शन आ रही हैं। उसने, मैंने सोचा फिंगर लगाई तो गलत वाले पे लग गई उसकी, जिससे कुछ दूसरा सा आ गया जो धीरे से चल रहा था। फटाफट समझ गया, उसने करेक्ट वाले पे लगा दी, और फिर जब शोर मचने लग गया वो चुप हो गया, मेरे को एग्जामिन करने दे रहा। अब हमने 15 महीने के बच्चे को ऐसे ट्रेन कर दिया, वो ऐसा पैदा नहीं होके आया था। तो इसके लिए कैसे बचे, मतलब खुद ही पेरेंट्स फ़ोन अवॉइड और करें? कोई तरीका नहीं है सब। अगर हम एग्जाम्पल सेट नहीं करते हैं, हम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं और हम चाहते हैं कि बच्चा वैसा ना करे, ऐसा नहीं होने वाला। आजकल का बच्चा ये नहीं कहता मैं छोटा हूँ वहाँ में बड़ा होके करोगे वगैरह, कुछ नहीं होता। सो हमारे ऊपर जो जिम्मेवारी है हमें निभानी है। कितना नेगेटिव इम्पैक्ट है स्क्रीन्स का, और ये जो बच्चे आजकल ये हाइपर स्टिमुलेटिव शोज देख रहे हैं, कितना बुरा इम्पैक्ट डालते हैं और कितना ज़्यादा बच्चे को ट्रबल में डाल सकते हैं ये? 2 तरह के इम्पैक्ट माना जाए, पहला कि आंखों के ऊपर कितना, दूसरा आंखों के पीछे वाले ब्रेन के ऊपर कितना। सो आंखों के ऊपर भी एक लिमिट है। हम भी थोड़ी देर ज़्यादा ही पढ़ते रहें, ज़्यादा लैपटॉप पे काम करे जा रहे हैं, स्क्रीन पे काम करें, थोड़ी देर आँख थक जाती है और हम अपने आप को इधर उधर देखते हैं, थोड़ी देर फिर दोबारा शुरू हो जाते हैं। तो क्या बेबी का नहीं हो रहा होगा? वो
ऐसे, और हम तो फिर भी झपकते हैं, कोई आँख को थोड़ा इधर उधर कर कुछ, वो तो बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर ऐसे एक टक दिखता रहता है। राइट। तो हमें ये याद रखना कि ये चीज़ हार्मफुल है, तो बीच बीच रोक दें, ऐसा ना होने दें। फिर जो कंटेंट है वो ब्रेन को जैसे स्टिमुलेट करता है, जैसे मान लीजिए छोटे से बच्चे को हम गाड़ियाँ चलते हुए रेसेस दिखा रहे हैं, उससे वर्स्ट हम उनको गन्स चलती हुई दिखा रहे हैं, ऊपर स्टार्स वगैरह दिखा रहे हैं कि मान लीजिए सैटेलाइट जा रही है उसको उड़ा दिया गया है कुछ भी, तो धूम धड़ाका नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखाई जाती हैं। नेगेटिव चीज़ें ही अटेंशन कैच करती हैं बच्चे की, और फिर वो नेगेटिव इम्पैक्ट अगर बॉडी पे आते हैं, इसमें माइंड पे आते हैं, तो फिर हम नेक्स्ट हमारी अगली जनरेशन, हम तो बड़े अच्छे थे, ये जनरेशन ऐसी है, अब जिस जनरेशन को ऐसा हम बना रहे हैं। अपने ऊपर जिम्मेवारी लें तो एटलीस्ट कम कर सकते हैं। तो सर ऑटिज्म और ADHD ये भी क्या इससे रिलेटेड होते हैं, मतलब, या फिर ये कुछ अलग है? ये भी क्योंकि बहुत ज़्यादा साइंस के पास भी बहुत अच्छा आंसर तो फेस नहीं है अभी तक। ओके। लेकिन जो मेरा मानना है कि ऑटिज्म वगैरह जो है पहले से बहुत बढ़ गया। बहुत बढ़ गया है, यस। देखिए ऐसा ऑटिज्म में ना क्या होता है कि बच्चा कई चीज़ें उसमें एक है कि आपसे इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। वो मेरे रूम में जब आता है, मैं तो 30-40 साल से यही काम कर रहा हूँ ना, कभी ऐसा नहीं होता बच्चा आया और वो पढ़ने में बिजी है, कुछ चीज़ से खेले जा रहा है, मेरी तरफ आई नहीं रहा, आई कांटेक्ट भी नहीं करते, और आई कांटेक्ट नहीं, मेरी तरफ देखा और मेरी तरफ वो अगर रोने भी लग गया या नाराज हो गया तो मैं समझ गया कि वो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है। मैं अजीब सा आदमी, घर में सिखाया गया कि डॉक्टर इंजेक्शन लगा देगा, उसको नजर आया कि डॉक्टर ये लगा के बैठा है, वाइट कोट पहन के बैठा, तो यही है, तो रोने लग गया, इधर जाना मम्मा से चिपक गया, ठीक है सब, ये अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है। लेकिन उसने मुझे इग्नोर किया, वो जाके किसी चीज़ को छेड़ रहा है, कुछ कर रहा है। जब पहली बार मेरे पास आया, मेरी तरफ आई कांटेक्ट करता ही नहीं है, फिर मदर से भी बताते हैं कि सब ऐसा नहीं है। ये चीज़ ऐसा नहीं हो सकता कि इसके लिए बहुत बड़ा कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए था जो मेरे पास 40 साल पहले नहीं था, 30 साल पहले नहीं था। सो ये बात तो डेफिनेटली बढ़ गई है पहले से, और बहुत ज़्यादा है। तो इसके रीजंस क्या है, और इसको कैसे अर्ली डिटेक्ट करके कुछ बेनिफिट हो सकता है, मतलब कुछ क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल इसका हो सकता है? देखिए मेरा फिर से मानना कि जो जितना ज़्यादा हम पढ़े लिखे, जितना ज़्यादा मॉडर्न लाइफ वाले होते जा रहे हैं ना, शायद हम में ज़्यादा है। आज भी देखिए हरियाणा में हम जिस जगह बैठे हैं, हमारे काफ़ी सारा पेशेंट ऐसे जो कि बिल्कुल IT वाला और टॉप के वो हैं, जिनको पढ़े लिखे हर तरह से वेल पेड और सब कुछ हैं, और एक्चुअली स्पीकिंग बेटर ब्रेन्स हैं। दूसरे टाइप का जो सब कुछ तरह से अच्छा है, ब्रेन्स उनके अच्छे हैं, लेकिन रूरल सेटअप में जॉइंट फैमिली में आज भी रहते हैं, वो हमारे पास भी आते हैं। उनमें बहुत कम है, जबकि ज़्यादा पढ़े लिखे वालों में ज़्यादा है। यानी कि मॉडर्न लाइफ से कुछ तो लेना देना है इसका। फिर जल्दी डिटेक्ट कैसे किया जाए? पेरेंट्स भी आजकल बहुत जल्दी समझने लग गए कि मेरा बच्चा नॉर्मल वे में, ठीक वे में बिहेव नहीं कर रहा है, तो वो भी जल्दी से आते हैं। फिर हमारी पीडियाट्रिशियन की, डॉक्टर की जिम्मेवारी है कि जब वो 3 महीने 6 महीने साल पे आता रहता है, अपनी वैक्सीन लगा लें। 3-6 महीने तक शायद मुश्किल हो, बट साल वाले के बाद थोड़ा सा शक तो पड़ने लग जाता है। 1.5-2 साल पे जब वैक्सीन के लिए आता है, हमने मोटे तौर पे देख लेना चाहिए सबको, चाहे मदर फादर या मान लीजिए नाना दादा जो आए हैं, या मान लीजिए कोई सर्वेंट भी लेके आया है, तो भी हमारी जिम्मेवारी बनती है कि इतना तो बताएं कि भाई ये कुछ ठीक नहीं लग रहा मेरे को, आगे असेस कीजिए। असेस करने के लिए कोई ज़्यादा टेस्ट नहीं करने पड़ते, इन द सेंस कि कोई ब्लड टेस्ट, एक्सरे, MRI नहीं चाहिए हमें ध्यान से बच्चे को देखना है, कुछ टाइप के सवाल मदर से पूछने हैं, कहते हैं स्कोरिंग सी कर लेनी है, तो हम आइडिया दे सकते हैं कि भाई इसके ऊपर ये चीज़ों का ध्यान रखो, अगले कुछ हफ्तों महीनों में हम आपको बता पाएंगे कि कुछ करना है कि नहीं। फिर किस तरह से पालना है, जैसे हमने स्क्रीन टाइम की बात करी थी, उसी तरह से मदर पेरेंट्स की स्टिमुलेशन की बात करी थी। इन चीज़ों के से अगर हम करते रहते हैं तो ADHD या इन चीज़ों का इफ़ेक्ट जो है वो कम होता चला जाता है। सो अगेन बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में कोई दवाइयाँ दी जाती हैं, जनरली स्पीकिंग दवाइयाँ नहीं हैं इनके लिए। तरीके बने हुए हैं, सेंटर्स बने हुए हैं, वहाँ जाइए, पर जाना पड़ता है। अब वो सिखा देंगे, मान लीजिए कि अभी ये कुछ दिनों के हर रोज आइए, उसके बाद हफ्ते में एक बार आइए, पर हर रोज घर में यही एक काम करते हैं। बट कई लोग ये सोचते हैं कि ADHD और ऑटिज्म, ये सोचते हैं दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, पागल है बंदा। ऐसा सोचना सही है? मतलब ये बिल्कुल ही, अगर कोई बच्चा ऑटिज्म या ADHD से प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है अपनी लाइफ में, उसको ये चीज़ें हैं, सो उसको सीधा तौर पे ये सोचना कि ये पागल है, या फिर देखिए पागल शब्द तो आजकल, पिछले मान लीजिए 20 साल पहले कोई यूज़ करता भी था, तो आजकल लोग आगे बढ़ गए, समझ गए कि कुछ और है, बट वो कुछ सॉफ्टवेयर वर्ड इससे जो आप कह रहे हैं, लेकिन ये इंडिकेट कर देते हैं भाई सब नॉर्मल है, कुछ ऐसा नहीं है। देखिए एक
हर एक पेरेंट को कहते हैं देखो आपको ऐसे होना चाहिए, लेकिन अगर आप थोड़ा ऐसे हैं या आपके ऐसे उंगली की जगह ऐसे थोड़ी सी है तो आप में कोई कमी है, थोड़ा सा डिफरेंट हो, लेकिन ये कोई नहीं कि आप खराब हो। So can it be fully cured? आज ये नहीं कह सकूँगा कि क्यों हो सकता, ये कह सकता हूँ कि मेहनत करते रहना पड़ेगा। उससे हम उन बच्चों की जो कमियां हैं उनको बाईपास करने के तरीके सिखा देंगे, जिससे कि आप लाइफ में बच्चे को सक्सेसफुल बना सकेंगे। लेकिन ये मानना कि बिल्कुल ही रिवर्स कर पाए शायद ना हो। नहीं। आज कुछ समय में, कुछ सालों में क्या होने वाला है, क्योंकि देखिए रिसर्च बहुत तेज़ी से चल रही है। पहले मान लीजिए हमने कहा कंप्यूटर वगैरह आने से हमारे को रिसर्च में एक स्टिमुलस मिला कि हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। अब एआई आने से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से बहुत तेज़ी से आंसर्स मिलने वाले हैं उन चीज़ों के जो आज तक हम ढूंढ नहीं पाए। सो अपने हम कहते हैं आँख कान खुले रखिए, कुछ ना कुछ आने की अच्छी उम्मीद रखिए। ऐसा तो नहीं होता ना कि बाय बर्थ ही ये प्रॉब्लम ऑटिज्म और एडीएचडी की होती है, मतलब ये बर्थ के बाद आप 1-1.5 साल तक आप नॉर्मल हो, बट फिर अचानक से कुछ हो रहा है, पेरेंट्स इसको इग्नोर कर रहे हैं और फिर ये चीज़ वर्स हो रही है, या फिर बाय बर्थ ही शायद। देखिए इसका पक्का आंसर तो नहीं है। कुछ ऐसा हो सकता है कि बाय बर्थ की कुछ कमियां थी, जैसे मैंने बताया था कि हमारे ब्रेन में सेल्स हैं, उनके आपस में कनेक्शन अच्छे नहीं बने। एक तरीका है समझाने का, शायद अंदर से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स हैं, तो उनके आपस में जो कनेक्शंस हैं वो ज़रूरत ही नहीं थी उस एज के ऊपर। उसमें बच्चे ने सिर्फ दूध पीना था, रोना था, सो जाना था बस। लेकिन जब उसको मान लीजिए बैठना था, जो कनेक्शंस की जरूरत थी वो डिलेड थे। जब बोलना था, तब जब इंटरेक्ट करना था, वो जब थे उसकी ज़रूरत पड़ी तो उसके अभी डेवलप नहीं हुए थे। तो हम इसको बर्थ से माने या उस समय का कमी माने, ये तो आंसर देना ही बड़ा मुश्किल है। तो इसके अलावा आजकल छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक्स भी बहुत ज़्यादा हो रहा है डॉक्टर साहब, वो क्यों हो रहा है और मतलब क्या करें पेरेंट्स? मतलब समझ ही नहीं आ रहा है। वैसे तो सोचते हैं कि भाई आप बड़े हो, आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करते हो, आप बहुत ज़्यादा ऑयली खा रहे हो, फ्राइड खा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो आपके सीधा हार्ट हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन एक छोटा सा बच्चा, इतनी सारी वीडियोस हम देखते हैं स्कूल में, बच्चा खड़ा है बैग लेके इधर उधर 2-4 राउंड कर रहा है और अचानक से गिर रहा है, फेंट हो रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है और डेथ हो रही है। पहले जो आपने कहा उसकी ज़रा टोन डाउन कर दें कि इतना ज़्यादा नहीं है, और ऐसे डेथ हो जाना वगैरह बहुत रेयर होता है, बहुत ही अनकॉमन होता है। लेकिन पहले से बढ़ गया, ये बात सच है। दूसरा कि पहले अगर मान लीजिए एक जगह होता था, एक स्कूल में हुआ, स्कूल के मान लीजिए 1000 बच्चे, 1000 के पेरेंट्स को पता चल गया, उन्होंने अपने 10-10 कॉन्टैक्ट को बताया, 10,000 को पता चल गया। आजकल व्हाट्सएप में 10,000 तो 10 मिनट में पता चल जाता है, तो वो मल्टीप्लाई होता है। ऐसे लगता है कि बहुत हो रहे हैं, उसी का इस एंगल से भी, उस एंगल से भी, 4 एंगल से वीडियो चल रहे हैं, लगता है कि 4 बच्चों को हो गया सब। सो थोड़ा सा हमें कॉन्टेक्स्ट में लाने की ज़रूरत है कि उतना ज़्यादा नहीं, पहले से बढ़ रहा है, उसके रीजंस पे आते हैं। मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है फैमिली हिस्ट्री। दूसरा हमारा लाइफस्टाइल। फैमिली में जिन अगर ये अर्ली डेथ्स होती हैं तो उनके फैमिली में कहीं कुछ अगर जाएँ तो पता लगेगा सडनली किसी और की हुई थी। मान लीजिए इसकी 15 साल पे हो गई, किसी की अटैक हो गया, और फिर बताएंगे हाँ वो 25 साल का था ना, वो उसका मामा, उसको भी हुआ था, वो तब से ऐसा कुछ ही मतलब बात पता चलेगी आपको। फादर को ही जल्दी हो गए थे, अब वो 50 साल का मान लीजिए है, जिसका बच्चा 15 साल का है या 40 का है, और सबको ठीक लग रहा है, लेकिन वो बताते हैं किसी को इसने ये थोड़ी बता रखा स्कूल में कि मेरा 35 साल पे स्टेंट लग चुका है। तो फैमिली हिस्ट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फैमिली हिस्ट्री का भी, जिससे आपने कहा कोलेस्ट्रॉल, एथेरोस्क्लेरोसिस है, वो फैमिलीज में कुछ में रन करता है जो एबनॉर्मल है। जो यूजुअल कोलेस्ट्रॉल है वो आपको पता है कि उतना ज़्यादा ऐसे नहीं, लेकिन कुछ एबनॉर्मल टाइप के होते हैं कोलेस्ट्रॉल या उसके भाई बहन, जो कि ऐसे अंदर आर्टरीज के अंदर कुछ जमा कर देते हैं, कुछ जम जाता है, जिसके कारण फ्लो अच्छा नहीं रहता ब्लड का, उसके कारण हार्ट के ऊपर बुरा असर पड़ जाता है। फिर कई बार ऐसा होता है कि लगता है कि वो उसको हार्ट अटैक हुआ है इन कारणों से, पर एक्चुअल अंदर कहीं कुछ कमी थी उसके बनावट में ही। मान लीजिए एक तरह की बीमारी होती है, हम कहते हैं कावासाकी डिजीज़, जापानीज नाम है कावासाकी, वहाँ ज़्यादा होती है हमसे। उसमें किसी की कॉरोनरी आर्टरी के ऊपर असर आ गया, उसको हार्ट अटैक जैसी चीज़ पहले दूसरे तीसरे साल में ही हो सकती है। अच्छा। अंदर वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, फ्लो बंद हो जाएगा। उसी तरह किसी का एक तरह के होते कि किसी का कॉरोनरी आर्टरी लेफ्ट साइड की और राइट साइड की गलत तरीके से पैदाइशी से थी, विद इन मंथ्स ऑफ बर्थ उसको ऐसा हो जाएगा जैसे ईसीजी हार्ट अटैक दिखाएगा। तो उस तरह की कमियों वाला भी है। सिर्फ यही कहना कि
बच्चे को ठीक पाल नहीं रहे वगैरह। लेकिन ये बात भी सच है कि जो हमारा आजकल का स्टाइल है कि हम सीडेंटरी हो गए, बैठे ही रहते हैं हर चीज़ पे। चाहे वो कहते हैं कि किसी से पूछो खेलता है तो हाँ जी खेलता, क्या खेलता है, वीडियो गेम खेलता है। तो अच्छा जी नहीं जी वो बाहर जाता है हर रोज़, हम कहीं से पूछते हैं ना, सबसे पूछते हैं इनफैक्ट किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में। नहीं जी बिल्कुल शाम को अपने जाता है, आज सोसाइटी से रहता है, नीचे जाता है जी, वो मेड साथ जाती है, वो अच्छे से खेलता है। पूछते हैं क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है जी, वेरी गुड। बेटे क्या करते हो जी, मैं एम्पायरिंग करता हूँ। खाक खेलता है, फुटबॉल खेलता है, वो गोलकीपर बनता है। तो जरा जान लीजिए एग्जैक्टली क्या करता है वो। सो थोड़ा सा हम लोगों के इन चीज़ों में जिम्मेवारी लेने की ज़रूरत है कि अपने बच्चे को, फिर और कुछ और एक्सट्रीम भी हो जाता है। कुछ बच्चे एक लिमिट तक, आज ही एक था, एक लिमिट तक खेलना चाहता है, वो पेरेंट्स आज लाए इसलिए थे, कुछ और भी तकलीफें थी उनका, कहने सिर्फ एक बात से मेरे से कंसल्ट करना है, कहीं 4 आदमियों को पूछ के कि साहब उसके यहाँ दर्द होती है, वहाँ दर्द होती है, यहाँ दर्द होती है जब भी वो खेलती है, इसलिए वो खेलना नहीं चाहती। बच्चे से पूछा क्या खेलना चाहते हो, उसने 3 गेम्स का नाम लिया, मैं बैडमिंटन खेलना चाहती हूँ, मैं बास्केटबॉल खेलना चाहती हूँ। ऐसे बहुत अच्छी बात है, क्यों नहीं खेलती, नहीं खेलती हूँ पर वो मेरे को दर्द हो जाती है। तो एक्चुअली वो खेलना नहीं चाह रही थी। अच्छा। एक लिमिट से ज़्यादा फोर्स किया जा रहा था उसको। जब उनको अच्छे से समझाया कि इतना ही है, इतना वो जाना चाह रही है, आप सुबह 4 बजे चलिए, वो सुबह सुबह उस कोचिंग वाले के पास भेजना चाहते हैं खेलने के लिए, वो 6 बजे स्टार्ट करता है, यानी 5 बजे 5:15 बजे आप उठाओगे, क्योंकि डिस्टेंट है, पहले इसको रेडी करोगे, ये वो जाते ही वहाँ पे पहले भगाता है, उसको वार्म अप करता है। बच्चे का इंटरेस्ट नहीं उस चीज़ में, तो थोड़ा सा अपने बच्चे को समझिए, उसको एक ठीक है, अगर वो जाके ऐसी टेढ़ा मेढ़ा भाग दौड़ के एक दूसरे का खेलते रहना चाहते हैं, इट्स फाइन, कोई जरूरी नहीं है स्ट्रक्चर खेलना ही है। मतलब हम बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्ट करने लगे अपने बच्चों से, एक्सपेक्टेशंस। तो बच्चे भी तो स्मार्ट है ना, फिर कह रहे हैं कि दर्द हो रही है। हाँ, फिर वो जब समझाया तो वो भी अच्छा मैं करूँगी, अब ऐसे करूँगी वैसे करूँगी। वो मेरा ख्याल 11-12 साल की थी। सो जब एक बार उससे कम्युनिकेशन हमारा भी डेवलप हो जाता ना, तो फिर वो पेरेंट्स के साथ जो सामने नहीं कह पा रहे थे या कह रहे थे और पेरेंट्स उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, हमें कहते हैं, हम उनको बताते हैं देखो ये पॉइंट है आपका। सो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस अपने बच्चे के हिसाब से रखिए। पेरेंट्स तो चलो उस हिसाब से एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, लेकिन बच्चों को एक एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स से होती है कि मुझे दिन में बहुत सारी चॉकलेट्स दे दे, बहुत सारी टॉफ़ीज़, बहुत सारी कैंडीज़। इन सब चीज़ों से कैसे बच्चे को खाने से रोकें फर्स्टली? देखिए मैं कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आज तक इंजेक्शन लगाने के बाद सब बच्चों को कुछ दिया जाता है, मैं नहीं देता। अच्छा, आप नहीं देते? इंजेक्शन लगाते हैं सबके सब कुछ ना कोई पकड़ा देते हैं, कहीं भी चले जाइए टॉफ़ी लॉलीपॉप तो मिलता ही है। और मैं कहता हूँ मैं नहीं दूंगा, आपने जो आपस में बात की, अगर आप प्रॉमिस करके आए हो उसको देना, मेरे कहने पे ना मत कीजिए, प्लीज़ कीप योर प्रॉमिस। ओके। बच्चे के साथ अगर आपने प्रॉमिस किया, प्रॉमिस तोड़िए मत, आपके ऊपर विश्वास हट जाएगा उसका। जब आप उसको कह के ला रहे हो कि हाँ इंजेक्शन नहीं लगेगा, उसको लगेगा, क्या नेक्स्ट टाइम उसको विश्वास रहेगा? उसको कहिए लगेगा, लेकिन जरा सी देर के लिए पेन हो, यही मत कहीं पेन नहीं होगी, छोटा सा होगा, ठीक है छोटा होगा, पतला होगा, ये सब समझाया जा सकता, लेकिन थोड़ी सी देर के बाद होगी उसका, हम यहाँ चलेंगे वहाँ चलेंगे, कुछ भी उसको अगर आप इंसेंटिव उस टाइप का पॉजिटिव इंसेंटिव देते हैं, कोई बुराई नहीं। लेकिन इस टाइप के फिर हम ही ने कह दिया, फिर वो नेक्स्ट टाइम अगर नखरा करके कहता है मैं ये काम तो तभी करूँगा जब मेरे को चॉकलेट मिलेगी, तो फिर वो टू मैनी हो ही जाएंगी। इसलिए थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ें। ज़्यादातर सब समझदार है, मैं समझदार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। इवन जो टोटली अनएजुकेटेड मदर आती है मान लीजिए हमारे पास में, वो भी समझदार तो पूरी है, उसने किताब ना पढ़ी हो वाली जो हमने पढ़ी हो सकता है, लेकिन समझ उसको भी है, उनको भी समझ आती है कि भाई ऐसे वाला काम नहीं करना। लेकिन बहुत ज़्यादा होता है ना, पीयर प्रेशर होता है, जैसे अब आप तो नहीं दे रहे हो बट आपके कोई रिलेटिव आए और बच्चों के लिए बहुत सारे चॉकलेट और चिप्स लेकर आ गए, अब अगर आपने बच्चे को वो दे दिए तो फिर तो माँ कहेगी कि नहीं मेरे बच्चे को मत दो, लेकिन वो समझेगा कि भाई मेरी इंसल्ट कर दी, वो ऑफेंडेड फील करते हैं जो रिलेटिव्स या कोई दूसरे लोग देते हैं, या फिर कई बार होता है ग्रैंड पेरेंट्स भी कहते हैं नहीं नहीं एक टॉफ़ी से कुछ नहीं होगा, नहीं नहीं एक चॉकलेट से कुछ नहीं होगा। सो ये सोच बदलनी पड़ेगी, लेकिन फिर वही बात है कि प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। सिर्फ हम इसी दुनिया में जी रहे हैं, सबके साथ जीना बना के रखनी है, वो हमारे लिए भी ज़रूरी है। सो एक तरीके निकाले जाए। मान लीजिए मेरे घर में कोई मेरे को लाता है, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए ले आया, तो हम कहने देखा कि एक तो वो तो एक जरा सी चॉकलेट तो कोई लाता नहीं आजकल, बॉक्स ले आएगा, काफ़ी चांस है जिसमें मान लीजिए कि बड़ी वाली चॉकलेटें 10 हैं, या मान लीजिए छोटी हैं तो मान लीजिए 50 हैं। तो हमने उसी टाइम अच्छा जी सब खा लो, एक खा लो, जल्दी से नेक्स्ट डे तक हमने काफ़ी इधर उधर बांट दी।
बच्चे के लिए 5-10 ही रख ली, वो डिफरेंट कलर की थी, रख ली, जो तेरे को पसंद है वो रख रहा हूँ, वो उसको दे रहा हूँ उसको, ताकि नंबर ही कम है उसका आपके पास में, और उसको ठीक तरीके से यूज़ कीजिएगा। कोई भी चीज़, मान लीजिए चॉकलेट है, मान लीजिए और खाने की चीज़ें हैं, आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक्स है, पिज़्ज़ा बर्गर है बड़े बच्चों के लिए, सबके सब में कोई एक्चुअल खराबी इतनी नहीं है कि उसको फेंक दिया जाए, बैन कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैं कहता हूँ बच्चों के लिए बने यार, उन्होंने ही मज़े लेने हैं, हमारे तो चलो आधी उम्र निकल गई है, तो उनको लेने दीजिए, लेकिन आप रूल बना दीजिए कि भाई मान लीजिए कि आप हफ्ते में एक बार अलाउ करोगे कि गर्मी के दिनों में कि उसको आइसक्रीम खानी है, महीने में एक बार आप बाहर जाओगे और पिज़्ज़ा बर्गर अलाउड होगा, तो इस तरह के कुछ रूल बना लीजिएगा। फिर उसके बाद भी एक्स्ट्रा चीट डे भी अलाउ करिए। कैसे बताता हूँ कि मान लीजिए हमने डिसाइड किया था कि हफ्ते में एक ही बार हम उसको केक और खाने देंगे और थोड़ी कोल्ड ड्रिंक पीने देंगे। आज पिला दी, 2 दिन बाद उसके कज़न ब्रदर का या फ्रेंड का बर्थडे था, वो वहाँ गया, अब क्या करेगा, वो नहीं खाएगा पिएगा, अलाउड दिस चीट डे है, सब कोई बात। तो मैं कह रहा अपने आप एक रूल बना लीजिए, उसको फॉलो कीजिए, लेकिन रूल्स थोड़े प्रैक्टिकल हो आज की दुनिया के हिसाब से। तो मतलब आप आइडियलिस्टिक नहीं हो सकते। और आपने भी बहुत ज़्यादा शिफ्ट कर लिया है आज की जनरेशन के हिसाब से कि बच्चे चलो अब खाएंगे ही तो चलो एक खा लें या 2 खा लें, मतलब लाइक बट वी नीड टू कंट्रोल कि एक्चुअली वो क्या खा रहे हैं। बिल्कुल शिफ्ट किया है, टाइम के साथ अडेप्ट करना नेचुरल है। राइट। सो आइडियली शुगर या फिर सॉल्ट जो बच्चे के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, बट 6 महीने के बाद कहते हैं थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं, तो शुगर और सॉल्ट कब इंट्रोड्यूस करना चाहिए? आपकी बात सही है कि देखिए पहले हम मिल्क दे रहे हैं, कोई भी मिल्क दे रहे हैं, उसमें लैक्टोस है, लैक्टोस शुगर है। मिल्क आप ऐसे पिए, जरा सा मीठा होता है, ब्रांड नहीं है वो, न्यूट्रल टेस्ट नहीं है उसका, वो मीठा है, यानी उसके अंदर भी शुगर है। लैक्टोस जो है ग्लूकोस और गैलेक्टोस मिलके लैक्टोस बनता है, ग्लूकोस और फ्रक्टोस मिलके सुक्रोस बनता है, जो नॉर्मल चीनी है। तो उसमें तो था ही नहीं, गॉड ने भी दिया हुआ था शुगर से। आपने जो आप मिल्क बनाया, मान लीजिए आर्टिफिशियल मिल्क देना ही पड़ गया, उसमें भी था वही लैक्टोस था। तो इसलिए ये मानना कि एडिशनल शुगर ना देना, उससे ज़्यादा ना देना इज़ द राइट थिंग। तो जिस समय आप उस समय पे आए कि आपने अब मान लीजिए कुछ खिचड़ी खिलानी है, वो नमकीन ज़रा सा डाल देंगे तो ही ठीक लगती है। पर हमने ये देखा है कि अगर आपने कभी बेबी का ये जो बेबी फूड्स होते हैं खा के देखे हो, हल्के से मीठे होते हैं, पूरे मीठे नहीं होते। वो सेरेलैक भी बहुत मीठा सा, मतलब कई तरह के आते हैं, वो वाला चूज कीजिए जो जरा सा मीठा होता है। तो दीजिए उस तरह के। घर में आप कुछ बना रहे हैं तो मिनिमम अमाउंट ऑफ शुगर, मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट इज एक्सेप्टेबल। मतलब 6 महीने बाद ही शुगर और सॉल्ट आपको बच्चे को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। लेकिन शुगर की प्रॉब्लम भी क्या बच्चे को मतलब बाय बर्थ भी हो जाती है क्या? डायबिटीज? हाँ, डायबिटीज। देखिए डायबिटीज़ जो है अंदर की एक बीमारी है जिसे हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। उसमें इंसुलिन कम पैदा होता है। जो सेकंड टाइप 2 कहते हैं, जो 40-50 साल पे जा, उसमें इंसुलिन पैदा हो रहा है लेकिन टिश्यूज़ उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, रेजिस्टेंस है। सो जो पैदा कम होने वाला है वो शुरू में तो पैदा हो रहा था कुछ महीने कुछ साल, उसके बाद उसकी क्वांटिटी कम होती चली गई, उसको डायबिटीज़ हो गया। इसका खाने पीने की आदत से या उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा शुगर खिलाया था, इससे लेना देना नहीं। ये अंदर की बीमारी है, शायद ऑटो इम्यून है। बॉडी अपने आप ही उन सेल्स को डैमेज कर देती है जो पैदा कर रहे थे इंसुलिन। तो इसलिए ये थोड़ी डिफरेंट टाइप की बात है। बच्चे की शुगर फ्लक्चुएट करती है, जैसे अगर कोई न्यूबॉर्न बेबी है तो कई बार ऐसा देखा गया कि हॉस्पिटल में ही अगर बच्चा है तो जो डॉक्टर है या फिर जो नर्स है बच्चे को टॉप फीड दे रही है और उस टॉप फीड में शुगर ऐड कर रही है, लिटरल शुगर ऐड करके बच्चे को दे रही है। और अगर पेरेंट्स बोल रहे हैं कि आपने क्यों किया, तो कह रहे हैं कि नहीं बच्चे की शुगर लो हो रही थी इसलिए बच्चे को चीनी दे दिया हमने। नॉर्मल बच्चे में जनरली ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर बेबी में कुछ कमी है, जैसे कमी का मतलब जरूरी नहीं कि डिजीज़ है, इट्स जस्ट कि उसका मैकेनिज्म जो है मेटाबॉलिज्म अभी परफेक्ट नहीं बना है, वो सुस्त हो गया है। पैदा होने के बाद में हमने मदर का मिल्क देने की कोशिश की, अभी उतरा नहीं था या ज़रा सा आया, वो मान लीजिए एक सिजेरियन हुआ तो उसके बाद डीप स्लीप में चले गए कई घंटे, सबने सोचा नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए, गैप लंबा हो गया, बेबी का शुगर थोड़ा ड्रॉप हो गया। अच्छा। तो उस समय पे
बेस्ट तरीका कि जल्दी जल्दी फीड दीजिए, लेकिन कभी होता है बच्चा एक लेता है उसके बाद काफ़ी देर लेता ही नहीं, तो उसमें अगर नर्स ने थोड़ा सा उस समय के लिए एक आध बार शुगर डाल दिया, शुगर की जगह जनरली ग्लूकोज ही डाल देते हैं, एनीवे डाल दिया, तो कोई ऐसी गलत बात नहीं करी है, क्योंकि वो एक इंस्टेंस था जहाँ हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर कम हुई थी, उसको ठीक करने के लिए एक तरह की दवाई के रूप में उसको यूज़ किया गया। बट सिर्फ ये तब किया जा सकता है जब हॉस्पिटल स्टाफ को ये लगे कि बच्चा एक्टिव नहीं है या रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या फिर उसकी शुगर थोड़ी जो है वो डाउन हो रही है या लो हो रही है। घर में जाके नहीं करेंगे, घर में जाके तो बिल्कुल भी नहीं। तो बच्चा जब आगे बढ़ता है, जर्नी बढ़ती है, ठीक है चलना सीख लिया, बोलना सीख लिया, पेरेंट्स अपने ऑफिस जा रहे हैं, बच्चे को प्ले स्कूल में डाल देते हैं। जैसे ही बच्चा प्ले स्कूल में डालते हैं 2-3 दिन में ही देखते हैं बच्चा बीमार हो गया है, बच्चे को फीवर हो रहा है, कोल्ड हो गया, कफ हो गया, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो क्या कोई ऐसा मंत्र है आपके पास जिससे इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे बच्चे की, स्कूल जाए तो बीमार ना हो? सबसे पहले इम्यूनिटी स्ट्रांग वर्ड को थोड़ा समझ लें। इम्यूनिटी का मतलब है कि मेरे बॉडी के पास ऐसी पावर है कि जब ऊपर से डिजीज़ आने की कोशिश करेगी तो मेरी बॉडी उसको रोक लेगी। ठीक है, किस रूप में, चलिए बहुत डिटेल है वो, छोड़े। तो हम कहते हैं इम्यूनिटी स्ट्रांग करना। नेचुरल इम्यूनिटी हमारी इतनी अच्छी है कि उसको सुपर नॉर्मल नहीं बनाया जा सकता। अगर हम नॉर्मल खाना पीना कर रहे हैं, नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं, थोड़ा बाहर भी जाते हैं, थोड़ा खेलते हैं बच्चे के लिए वगैरह, तो इम्यूनिटी उसकी ठीक ठाक है, अनलेस उसको कोई खास बीमारी है जो कि बहुत रेयर होती है। इम्यून डिसऑर्डर्स बहुत ही रेयर होते हैं बच्चे में, इसलिए इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के शब्दों को छोड़ देना चाहिए। कोविड के बाद कुछ ज़्यादा ही फैशन हो गया इस शब्दों का, तो इम्यूनिटी हमेशा सबकी नॉर्मल हो। मतलब कहते हैं मिट्टी में जाके छोड़ दो, मिट्टी में बच्चे को, मिट्टी में खेलेगा तो अच्छी इम्यूनिटी होगी, मतलब इसका कोई लॉजिक है? तो पहले क्वेश्चन से रिलेटेड है, ये दोनों को इकट्ठा बताता हूँ। आपने कहा कि जो ही वो स्कूल गया बार बार होने लगा उसको, ये एक नेचुरल चीज़ है कि मेरे अंदर किसी वायरस से बचने की इम्यूनिटी कब आई। मेरे को एक बार कोविड हो तो दोबारा नहीं होता था जल्दी से, कभी कभी हुआ, कम होता था। क्यों? क्योंकि मेरे बॉडी ने एंटीबॉडी बना लिए थे, एक तरह की इम्यूनिटी का कंपोनेंट होता है, एंटीबॉडी बना ली है उसने। उसी तरह जब मेरे अंदर, मैं आज तक किसी डिजीज़ को एक्सपोज ही नहीं हूँ, घर के बड़े अच्छे एनवायरनमेंट में रहा हूँ। मेरे घर में अगर किसी को खांसी जुकाम होता तो मेरे को 2 दिन मिलने नहीं आते थे, तो मैं तो किसी चीज़ को एक्सपोज ही नहीं हुआ। मेरी बॉडी ने इम्यून सिस्टम परफेक्ट होने के बाद में कुछ इम्यून बनाया ही नहीं एंटीबॉडी, क्योंकि उसको ज़रूरत ही नहीं थी। अब जब मेरे पास एक्सपोजर हुआ पहली बार तो मेरे को एंटीबॉडी बनानी है, नहीं बने हुए मेरे अंदर, लेकिन बनाने की शक्ति मैं जल्दी से 2-3 दिन में ठीक हो गया। लेकिन पहली बार तो होऊंगा ना बीमार, तो इसलिए बार बार बीमार हुए। अगर मैं पहले ही मिट्टियों में खेलता रहा था तो पहले एक्सपोज हो चुका था, पहले कई बच्चों से मिलता था, छोटे बच्चे बड़े बच्चे, घर में कई बच्चे थे, उनको होता था, मुझे भी छोटा मोटा हो जाता था। मैं जब तो 2 साल का हुआ 20 बार बीमार हो चुका था, या चलो 5 बार हो चुका था, तो मेरे को 5-11 की इम्यूनिटी आ चुकी थी ना। तो इसलिए दोनों में रिलेशन है। और ये माना जाता है कि अगर हम पहले एक्सपोज नहीं हुए तो बार बार होने का ज़्यादा चांस होता है। उसका एक मैकेनिज्म बताया जाता है, उसको कहते हैं हाइजीन हाइपोथेसिस, कि मेरी हाइजीन बहुत अच्छी थी इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बीमार होता हूँ जब मैं हाइजीन चीज़ों को एक्सपोज हुआ। इसीलिए ये माना जाता है कि आजकल के बच्चों में बड़े होने के बाद ये बीमारियां ज़्यादा फ्रीक्वेंट होती है कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन। तो मतलब बच्चों को बाहर भेजना चाहिए, खेलें, कम से कम सर रखें। हाँ, मतलब पूरा एक्सपोज हो रहे हैं, अंदर ही बंद करके रखे, दैट इज रॉन्ग। तो अब बेसिकली क्या होता है कि बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि छोटा मोटा खांसी जुकाम बुखार है तो वो खुद ही दवाई देते थे, खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। तो खुद डॉक्टर बनना सही है क्या? देखिए, आजकल के दिन में थोड़ा वही बात है, प्रैक्टिकल होना है कि हर छोटे से बुखार के लिए माँ बाप बेचारे छुट्टी लेके इधर आ रहे हैं इतनी, और अपना मेरे पास आते हैं तो मैं क्या एवरेज पेशेंट बताता हूँ कि पिछली बार जो दिया था वही दवाई दीजिए। ओके, डॉक्टर साहब तो हर बारी नहीं ज़रूरत है, क्यों आपको जिनके साथ हम एक तरह के रेपोर्ट डिस्टेब्लिश कर चुके हैं वो हमसे अगर फ़ोन पे ही पूछते हैं कि साहब मेरे को ऐसा हो रहा है मेरे बच्चे को, पिछली बार आपने दवाई दी, दे दे, मैं कहा दे दो। ओके, पर हमें कॉन्फिडेंस होता है कि ये ठीक से करेंगे। जिनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है या जो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं उसके ऊपर हमें लग रहा है कि कुछ बच्चे को जो बता रहे हैं उससे हमें शक हो रहा है कि इनके गड़बड़ नहीं है, तो बुला लेते हैं कि ज़रूर आइएगा, अभी आइएगा कुछ। उसमें भी आजकल का वीडियो का बड़ा हम यूज़ करते हैं कि वीडियो पे दिखा दीजिए। मुझे बच्चे का दिखाते हैं ये स्किन रैश हो रहा है, अगर स्किन रैश वीडियो में अच्छा नहीं दिखेगा, आप 3-4 एंगल से फोटो खींचिए, मुझे भेज दीजिए, उसके बाद मेरे को बात कर लीजिए। तो इस तरह से सबने अपने एक तरीके बना रखे हैं ताकि बच्चे के पेरेंट्स के ऊपर भी बर्डन एक्स्ट्रा ना पड़े। वो जो कुछ यूज़ करें एक समझदारी तरीके से यूज़ करें, पहली बार ही अपने आप ना करने लग जाएं। पहले एक डॉक्टर से सीख लिया है, सिमिलर चीज़ दोबारा हो रही है तो फिर आप उससे पूछ के कर लें,
वो बट शायद जैसे चलेगा। एक जनरल बच्चा है, उसको खांसी जुकाम हो रहा है, तो खांसी जुकाम में भी बैक्टीरियल और वायरल दोनों तरीके की इन्फेक्शन होती है। जी, होती है। तो मतलब एक पेरेंट कैसे ये आइडेंटिफाई करेगा कि पिछली बार उसको वायरल हुआ था सपोज, तो वायरल इन्फेक्शन खांसी जुकाम के लिए डॉक्टर ने जो दवाई दी थी हमने वही दे दी, बट इस बार वायरल नहीं है, बैक्टीरियल है। पेरेंट्स को कैसे समझ में आ पाएगा कि वायरल है कि बैक्टीरियल है? पहली बात ये मान के चलें कि वायरस बहुत ज़्यादा कॉमन है, बैक्टीरिया बहुत अनकॉमन है, ओके कि ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन ही होता ओके है। ठीक है, ये माना जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये तो बहुत हाई फीवर है, बैक्टीरियल होगा, ऐसा भी नहीं है। ओके बहुत से हाई फीवर होते हैं, डेंगू जैसे मान लीजिए, वो तो वायरस है ना, और कितना जोर का फीवर होता है आप सबको पता है। राइट तो इसलिए ये मानना कि किसी तरीके से हम पक्का बता पाएंगे, शायद नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर खांसी जुकाम हो रहा है, साथ में फीवर हो रहा है, तो मान लीजिए कि वायरल है। स्पेशली अगर पतला पतला नाक बह रहा है, ये तो सब वायरल इन्फेक्शन। बहुत रेयरली होता है कि नाक पतला पतला बह रहा है और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन निकल रहा है। तो इसलिए पहले 2-3-4 दिन के लिए अगर आप अपने आप वही वाली दवाई दे रहे हैं, पिछली बार दी थी, या डॉक्टर से फ़ोन पे बातें गुजारा कर रहे हैं, चलेगा। लेकिन अगर आपको भी कुछ अजीब सी चीज़ नज़र आ रही है, इस बारी डिफरेंट चीज़ नज़र आ रही है, तो जल्दी से कॉन्टैक्ट कीजिए और प्रॉपर एडवाइस लीजिए। हम दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, भले ही देश की कैपिटल हो दिल्ली, लेकिन दिल्ली के साथ साथ एनसीआर का जो पूरा एरिया है ना, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। इंडिया में तो हर तरीके का वेदर है, हर तरीके के वेदर के अपने अलग चैलेंजेस हैं, बट अभी सर्दियाँ आने वाली हैं और सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है एयर पोल्यूशन का। ऐसे में छोटे बच्चों को कैसे प्रिवेंट करके रखें, और कितने साल तक के बच्चों को एयर पोल्यूशन से हमें प्रिवेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, रहना इसी संसार में है, इसी एनसीआर में रहना है। हमसे कई लोग पूछते हैं साहब वहाँ शिफ्ट हो जाए, मैं कहा अगर आपका जॉब इक्वली अच्छा वहाँ भी मिल रहा है तो इट इज़ योर चॉइस, लेकिन डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दैट, क्योंकि कुछ पता नहीं वहाँ जाके क्या होगा, किसी और चैलेंजेस आएंगे। तो इसलिए ऐसे वाले नहीं। बट ये बात आपकी सही है कि पोल्यूशन, सर्दी आएगी, उन्हीं दिनों में हमारे फेस्टिवल्स आएंगे, उन्हीं दिनों में हमारा ट्रैफिक बहुत बढ़ जाएगा, सब चीज़ें मिला के एटमॉस्फेयर में जो कुछ नॉर्मल क्लियरिंग होती है वो नहीं होएगी। एलर्जन भी उन्हीं दिनों में ज़्यादा पैदा होंगे। एलर्जन और ये पॉल्यूटेंट मिल के कॉम्बिनेशन जो बनाते हैं वो हम सबके लिए ज़्यादा हार्मफुल है, शायद मोस्ट हार्मफुल वो चीज़। तो वायरस भी, ये सब तीनों मिलके हमारी बच्चों की हालत ख़राब कर देते हैं, उनको बार बार होने लगता है, जब होता है ज़्यादा जोर का होने लगता है। तो टोटली बचाव करना शायद संभव ही ना हो, बट घर के अंदर जो बच्चे छोटे होते हैं, जैसे 6 महीने के हैं, साल के हैं, उनको बाहर ले जाना इनसे समय पे कम कर दीजिए, बंद कर दीजिए। लेकिन 1 साल से बड़े हैं उनको कुछ देर तो ले जाना है, 2 साल से बड़े हैं तो बाहर खेलने भी देना है। तो ऐसे पीरियड ऑफ द डे में करें जिसमें कि कम इफेक्ट होता है पोल्यूशन का, यानी डे टाइम, ना इधर अर्ली मॉर्निंग, ना बहुत सुबह ना बहुत शाम को। उस समय पे हमारा जो हैंगिंग चीज़ें हैं हवा में वो थोड़ी ज़्यादा भारी पड़ती हैं हम पे। जब थोड़ा सा धूप चल रही, थोड़ी सी हवा चल रही है, उस समय वो थोड़ी स्कैटर हो जाती हैं। तो उस समय दैट मीन्स अगर वो स्कूल से मान लीजिए 1-2 बजे बच्चा आ जाता है, छोटा वाला, और नॉर्मली हम उसको थोड़ी देर घर में रखते थे, होमवर्क करा देते थे, 6 बजे 5 बजे गर्मियों में बाहर भेजते थे। अब उल्टा कर लीजिए, थोड़ा सा रेस्ट किया, थोड़ा खिला दिया, थोड़ा सा अपने उसको मूड अच्छा कर लिया, स्कूल के मूड से निकाल के होम और प्ले मूड में ले आए, फिर उसको ले गए 5-6 बजे तक, आप वापस आ गए घर में, उसके बाद कर लीजिए जो करना था। तो उस तरह का थोड़ा सा अडेप्ट करने की ज़रूरत है। कोई टोटल बचाव ज़रूरत भी नहीं है शायद, कुछ होम रेमेडीज, कुछ बच्चों के लिए, कुछ होम रेमेडीज भी। जिन बच्चों को बार बार ज़्यादा जोर का हो जाता है, जैसे कहा था, जैसे किसी को वीजिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा घर में रख लीजिए उन दिनों में जब बैड है। यही तो कुछ होम रेमेडीज हैं? कोई ऐसा एक्स्ट्रा होम रेमेडी नहीं है जो कि बढ़िया से काम करे। लेकिन अगर मान लीजिए कोई होम रेमेडीज में बिलीव करता है, जो कि मान लीजिए कुछ ऐसी खाने की पीने की चीज़ें दी जाती हैं जो कि अदरवाइज ठीक ठाक ही हैं, तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। सबको लगता है होम रेमेडीज काम करती हैं। हाँ, वैसे हनी और ये डाल के वो डाल के, आई एम श्योर आपके दादे दादी सब लोग करते थे, किया होगा। बट वो हम लोग वो हो गए ना, जैसे आजकल भी होता है कि अगेंस्ट हो जाते हैं, वो जो कर रहे हैं वो गलत है, हम जो कर रहे हैं ठीक है, तो हमने कहा हम नहीं करेंगे। तो ये सब एक नॉर्मल सी नेचुरल सी चीज़ें, कोई बात नहीं, अगर बच्चे वो नहीं करना चाहते हैं, कुछ और मिडिल पास ढूंढ लीजिए। तो अब कब तक हमें बच्चों पे बहुत ज़्यादा
केयर करनी पड़ेगी, हालांकि करनी पड़ती है, लेकिन जैसे न्यूबॉर्न है, 1 साल तक 2 साल तक तो चलो बच्चा बिल्कुल ही डिपेंडेंट है, हर चीज़ अपनी पेरेंट्स पर ही निर्भर है। लेकिन आगे जाकर भी जैसे 12, 15, 16, 17, 18 साल तक भी अगर कोई बच्चा है तो उसके लिए क्या केयर का पैरामीटर होना चाहिए, और क्या कुछ ऐसी अलार्मिंग सिचुएशंस भी होती हैं जिसके लिए पेरेंट्स को चेक रखना चाहिए? देखिए, ये बात आपकी सही है कि केयर तो हमेशा जारी रहेगी, उसका रूप बदलता जाएगा, उसकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बदलती जाएगी। हमारे को बच्चे को फ्रीडम देना है, बच्चे को ऑटोनॉमी देनी है, बच्चे को अपने आप भी चीज़ें करने देना, उसको अपने जिसे कहते हैं ना पैर पे खड़ा होना है, वो सिर्फ पैसे के हिसाब से, कमाई के हिसाब से नहीं है। उसको इस संसार के अंदर एडजस्ट होना, इस संसार के अंदर ही हर तरह के काम करते रहने के लिए भी तैयार करना हमारा ही फ़र्ज़ है। तो आपने जैसे कहा, हर एज पे हमारा रोल बदलता चला जाएगा। 2-3 साल के हो गए तो हर समय उसके साथ चिपके रहना वगैरह ज़रूरत नहीं है। अपने सामने वाले गार्डन में उसके 5 साल के बच्चे को खेलने दिए, जहाँ सब बच्चे खेल रहे थे, थोड़े बहुत एडल्ट भी आसपास साथ थे, या आप भी जाके कहीं वह बैठ गए थे वहाँ पे, तो ठीक है, अपने बच्चों के साथ खेला, आपने कोई इंटरफेयर नहीं किया, कौन सा खेल रहा है तो ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, नहीं करिएगा। बड़े होते चले जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, स्कूल में क्या करते हैं आपको कोई ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, लेकिन अपने टीचर के साथ, बच्चों के टीचर के साथ इंटरेक्ट करते रहिए। सिर्फ वो पढ़ाई के हिसाब से नहीं, मान लीजिए वहाँ फिजिकल एजुकेशन और टीचर जो है, जो उनको स्पोर्ट्स कराता है, उससे भी, उसके म्यूज़िक टीचर से भी मिलिए, उनके वो वाले कंपोनेंट्स को भी पूरी इम्पोर्टेंस दीजिए। फिर और बड़ा हो जाता है तो वो स्कूल से बाद में वो घर आने के बीच में कितना गैप होना चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिए कि बच्चे इधर उधर होके आते हैं। हम भी जब थे, शायद आप भी थे, तो थोड़ा बहुत इधर उधर होके आ जाते थे, हम सिर्फ पैदल ही आते, घर के पास स्कूल होते थे, आजकल दूर दूर होते हैं। तो उसमें स्कूल बस में ही आ रहा है, ठीक है, स्कूल बस में आ रहा है, सबके सब बच्चे थोड़ी मस्ती करते आ रहे हैं, आने दीजिए। तो हर स्टेज पे थोड़ा सा अपना पैरामीटर जो उसने आपने कहा उसको ध्यान में रखिए कि इस स्टेज पे आके मुझे ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। फिर बच्चा रूटीनली बड़ा खुश सा रहता था, अब अपने में ही होने लग गया है, आपसे कम बात करना चाह रहा है, कुछ हो रहा है, फ़ोन को लेकर कुछ ज़्यादा ही बैठा रहता है, एक ही टाइप की चीज़ इंटरेक्ट करता रहता है। फ़ोन जब आता है उसके बाद में बच्चों के साथ अपने फ्रेंड्स के ही आते हैं, कुछ देर बात करता था, पहले 2 मिनट 5 मिनट करता था, लंबी लंबी बात कर रहा है, पहले 5 मिनट बात कर लेता था, आजकल 30 सेकेंड्स में बंद कर देता है। तो पैटर्न को स्टडी करिए तो आपको पता लगेगा कुछ गड़बड़ चल रही है, एंड अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करो कि मेरे को डायरेक्टली खुद इंटरवीन करना चाहिए, डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए, स्कूल टीचर की हेल्प लेनी चाहिए, उसके बड़े भाई बहन को जिम्मेवारी देनी चाहिए, तो उसके हिसाब से फैमिली के अंदर अपने तरीके निकालिए। तो मेंटल हेल्थ पे भी बच्चे की जो बड़े होते हैं सब, ये एडोलेसेंस में बहुत बड़ा फैक्टर है आजकल, इतना फोकस है इस बात पे, वो इसलिए कि ये सिचुएशन थी जो कि हम हमेशा इग्नोर करते आए, जिसमें आपने एक बार याद कहा था कि पागल हो गया टाइप की बातें एडल्ट के लिए या थोड़े बड़े बच्चे के लिए बहुत बार कह दी जाती थी। वो था, वो पागल अगर नहीं हो गया था, उसको साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी, जिसका प्रॉपर सोल्यूशन था कि हमारे पास दवाइयाँ आजकल इतनी बड़ी, करेक्ट डायग्नोसिस हो जाए तो ऑलमोस्ट एनीथिंग कैन बी सॉल्व दीस डेज, उसको मेन स्ट्रीम में लाया जा सकता है। वो मेन स्ट्रीम से हटता जा रहा जो बच्चा, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो आपको एक्स्ट्रा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। स्ट्रेस छोटे बच्चों में भी है, मतलब कब से तो हो ये सकता मान लीजिए है? कि शायद बहुत छोटे बच्चे का भी है, अगर माँ दूध नहीं पिला रही है बच्चे को तो स्ट्रेस है इवन फ्यू मंथ्स बेबी के लिए, बट लेट अस से कि थोड़ा और बड़ा हो गया तो उसके बाद में स्ट्रेस होने लगता है। मतलब जब ये अलार्मिंग हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास 5 से 10 साल के बच्चे बहुत लाए जाते हैं, पेट में दर्द हो जाता है जिसका, पेट में दर्द रहता है, इस डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर के पास, ये टेस्ट वो टेस्ट, ऐसे ही बैठा के लंबी सी बात करते हैं उनके, तो उससे ही उनको भी जता दिया जाता है कि देखिए साहब एक्चुअली तो बीमारी नहीं है। कहते क्या करते हो? करते कि मैं तो जी फिर पहले तो हम ये देते थे, वो देते, घर का नुस्खा देते थे, फिर हम नहीं होता हम ओवर ही टैबलेट देते हैं और ये दिया और ये ठीक हो जाता, फिर ये अपना, या फिर जो कुछ कर रहा है उससे हम ध्यान बटा देते हैं, अगर आप उसका टीवी ऑन कर देते हैं ठीक। मैंने कहा ऐसी कौन सा दर्द है जो एकदम इमीडिएटली ठीक हो जाएगा? ये आपने टैबलेट दी और या ये इसे आपने सिरप पिलाया इमीडिएटली ठीक हो गया, इसका मतलब वो तो प्रॉब्लम तो वहाँ थी, तो यहाँ नहीं थी। तो बात को समझिए, जब आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको पता लगेगा कौन सा ऐसा स्ट्रेस है जिस फॉर्म में आ रहा है। जैसे मैंने कहा ना कि छोटे बच्चे में, जैसे अडल्ट में बहुत बार होता है कि भाई टेंशन हो गई तो हेडेक हो रहा है, छोटे बच्चे में पेट दर्द ज़्यादा होता है। ये बात हमें एज पीडियाट्रिशियन हम समझ जाते हैं। थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो उसको फिर हेडेक या ये या वो कुछ चेंज या बिहेवियर कुछ भी हो सकता है। तो एज अप्रोप्रिएट जो चीज़ें होती हैं हमें पता होता है कि ये आ रहा है तो इसमें साइकोलॉजिकल एलिमेंट काफ़ी है। बहुत बार होता है कि दोनों चीज़ें, एक इलनेस है उसमें साइकोलॉजिकल एलिमेंट ऐड हो गया और वो ऐड होने के मल्टीप्लाई हो गई। छोटा बच्चा एक, उसको थोड़े दिन पहले आया था, उसको एस्थमा है हमारे पास प्रूवन है हार्ट टेस्ट से,
उसको सडनली बहुत जोर का ऐसे हो गया जैसे पता नहीं कुछ होने वाला है। वो रात को 3 बजे यहाँ आ गए, 9 बजे तक मैं भी आ गया, देखा तो बिल्कुल नहीं जी, वो ठीक हो गया बिल्कुल। हमने कहा ठीक हो गया, अच्छी बात है, वो बड़ा बच्चा था तो हमने उसको टेस्ट भी करा दिया ब्रेथ का, जिससे पता चल गया कि इस समय उसको कुछ नहीं है। जब वो था उस समय भी उसका हार्ट रेट वगैरह ब्रीदिंग रेट नहीं बढ़ा था। एक्चुअली क्या हुआ था, उसका उस दिन उसका एग्जाम था जिसके लिए शायद वो प्रिपेयर्ड नहीं था, उसको पैनिक अटैक हो गया। तो हमारे साइकोलॉजिकल कई बार दोनों चीजें जुड़ के आती हैं। अगेन हमको टीज आउट करना है, दोनों को अलग अलग करने की कोशिश करनी है, एज ए होल पेशेंट को देखना है। ऐसी सिचुएशंस को डील करने के लिए पेरेंट्स भी कुछ कर सकते हैं क्या, मतलब लाइक रेगुलर कम्युनिकेशन विद द चाइल्ड? बहुत बड़ी बात वही बात है ना कि पेरेंट ही आजकल इतना बिजी है, किसमें और कुछ नहीं तो व्हाट्सएप में बिजी है, वो इंस्टा में बिजी है। ये चीज़ें को अपने आप को रोकिए। इवन रात को खाना भी अगर सब साथ बैठ के खा रहे हैं तब भी लाइक फोन पे सब बिजी हैं। बहुत सी जगह पे, बहुत से फैमिलीज में ये है, जैसे हम लोग डॉक्टरों के फ़ोन कभी बजते रहते हैं कि रूल हो जाता है कि सब फ़ोन सब अलग रख के बैठेंगे जब खाने में बैठेंगे। तो आपका फ़ोन भी रखवा देते हैं घर वाले? मैं ज़रा ढीठू नहीं रखता हूँ, लेकिन खैर छोटे बच्चे आजकल मेरे पास नहीं हैं। लेकिन बहुत अच्छी आते हैं इस तरह की कि इस समय हम ये कर रहे हैं, मान लीजिए कुछ खेल रहे हैं, कुछ सब लोग मिलकर खेल रहे हैं, इस समय फ़ोन से हमारे अलग पड़े हैं ताकि वो बज के शांत हो जाएंगे, साइलेंट पे कर दिए। जब हमें बाद में होंगे हम देख लें किसको रिस्पॉन्ड करना है वापस, किसको नहीं करना। राइट। तो ये बहुत अच्छे तरीके हैं अपने आप को सबके साथ मिला के रखने के लिए। कॉमन चीज़ें ढूंढिए जिसमें बच्चे का भी इंटरेस्ट होगा, नहीं तो जल्दी से जितना बड़ा होता जाएगा उसका इंटरेस्ट चेंज होता जाएगा। और मतलब ऐसा भी होता है कि जब बच्चा जितना बड़ा हो रहा है पेरेंट्स से वो उतना ही दूर होता जाता है, मतलब पेरेंट्स से वो कट ऑफ होके फ्रेंड्स या वो दूसरे लोगों से सोचता है कि शायद वहाँ पर मुझे ज़्यादा मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। पेरेंट्स से बच्चा कट होते मैंने बहुत बच्चे देखे हैं। नेचुरल चीज़ है, एक लिमिट तक होना ठीक भी है, उसको भी इंडिपेंडेंट होना है। आपने उसको हर समय उंगली पकड़ के नहीं चलाना है। लेकिन वही बात है कि जब टोटली कट ऑफ हो जाए, आपको लगे कि वो अपनी बात आपसे बिल्कुल नहीं बता पा रहा डायरेक्टली या फ्रेंड के थ्रू या बड़े भाई के थ्रू या तो भी यानी कि कुछ गड़बड़ है। फिर आप कोशिश कीजिए अब वापस अपना तालमेल लाने की। सो अब डीवॉर्मिंग कितनी ज़रूरी है, बच्चों को करना चाहिए और कब तक करनी चाहिए? डीवॉर्मिंग का जो हमारे पास डेटा है जिसके हिसाब से हमने ये सब कुछ हुआ था कि दिल्ली में आपको पता है कि स्कूल्स में डे फिक्स कर दिया गया था कि सब बच्चों को दिया जाएगा। एक टैबलेट थी जिसको एक सिंगल टैबलेट देनी होती है, साल में एक बार दे दो, 6 महीने में, चलो साल में एक बार दे दो काफ़ी है। तो वो ठीक से चला, लेकिन कई पेरेंट्स नहीं देना चाहते हैं। मैं अपने घर में दिया था या दे डोंट बिलीव इन इट, जो भी। फिर स्कूल ने कहा कि उल्टा कर लेंगे कि हम आपको नोटिस भेजेंगे, गवर्नमेंट की तरफ से यस कर दिया गया, नोटिस भेजेंगे, इस दिन हमने देना है। अगर आप ना करना चाहते हो तो प्लीज़ मैसेज कीजिए, अगर आपका ना नहीं है तो हम हाँ मान रहे हैं उसको, ठीक है। तो जब होता यह है कि मान लीजिए मेरे अंदर जर्म्स है, मेरे पॉटी में उसके एग्स निकल रहे हैं, वो इधर उधर जाके चीज़ों में मिल जाते हैं, वही एक से दूसरे को मेरे में वापस आते हैं, फैमिली में या फ्रेंड्स में, या आगे बढ़ते चले जाते हैं। अगर हम पूल को ही कम कर देंगे, जितने हैं 70% ने वो टैबलेट खाई तो 70% पूल कम हो गया ना एकदम से, तो एक से दूसरे को फैलने का चांस कम होता गया। अब ऐसा लग रहा है कि हमारे देश में भी काफ़ी अच्छा असर आ रहा है इनका, और टोटल हाइजीन बेटर होते जाने का। जो हम साफ पानी पीते हैं वगैरह, उनसे बहुत फ़र्क पड़ता है। हर जब गंदी चीज़ें खेलते नहीं हैं, इसको मुंह में नहीं डालते हैं वगैरह, इन चीज़ों से फ़र्क पड़ रहा है। तो डीवर्मिंग अगर अभी हम कुछ सालों और करते रहें और भी जाके सिटीज़ में करें, वो जहाँ जहाँ हो सके करें। स्कूल से बहुत अच्छा तरीका है मेरे हिसाब से। तो मतलब बड़ों को भी करनी चाहिए? बड़ों को भी अभी करनी चाहिए, लेकिन शायद उतना ज़रूरी अब ना रह गया हो, क्योंकि हम लोग हाइजीनिक हो जाते हैं। और बड़े जैसे जो अर्बन लोग हैं वो गाँव में अभी भी, चलो गाँव वालों में भी इतना सफाई बहुत अच्छी होती है। सबसे बड़ी हमारे जो स्लम्स है ना, वहाँ कमी है हमारी। जो वेल टू डू है उनका भी ठीक है, जो वहाँ पे क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है, पानी अच्छे से नहीं आता है, वो ऐसा वैसा पानी पीना पड़ जाता है, वहाँ पे खाने में भी हाइजीन नहीं है, वहाँ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, अब विद मोर देन 35 to 40 years ऑफ एक्सपीरियंस डॉक्टर चोग, आप अपनी पर्सनल जर्नी से हमारे व्यूअर्स के साथ क्या वो मंत्रा शेयर करना चाहेंगे जिससे कि एक कॉन्फिडेंट हेल्दी चाइल्ड वो रेज कर सकें? 2-3 बातें कहेंगे। एक तो पहले कि भाई पहले ना बच्चे के साथ प्यार जो होता था वो नेचुरल सा होता था, कि सब लोग इकट्ठे ही बैठते थे, इकट्ठे ही रहते थे, और अपने बच्चे को गुस्सा भी कर दिया, थप्पड़ भी मार दिया, आजकल अलाउड नहीं है। लेकिन एक तरह का
हमारा बहुत अच्छा जोड़ रहता था, कनेक्शन रहता था। Right. जैसे आजकल के बड़े फैंसी वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं इनके लिए, बट हम्म, वो नेचुरल तरीके से हटता चला जा रहा है। उसको किसी ना किसी तरह, जैसे हमने डिस्कस किया, शॉर्ट पीरियड्स के लिए ही सही मेंटेन रखिए, किसी ना किसी तरह बनाए रखिए। दूसरा कंपोनेंट है हमारे बच्चों के न्यूट्रिशन का। पहले हमारे पास ना ये बिगड़ी हुई चीज़ें होती ही नहीं थी। अगर घर में मान लीजिए मैंने कहा मेरे को कोई चीज़ चाहिए, चीज़ लेके दो, तो वो घर के आसपास वाला आता था, वो मूंगफली और चने लेके घूम रहा होता था, माता जी को लेके दे दी, पिताजी लेके दे देते। हाइजीनिक चीज़ थी, न्यूट्रिश चीज़ थी, कुछ गलत चीज़ें थी ही नहीं। अब बिकॉज ऑफ एडवर्टीजमेंट, पैकेजिंग, इतनी चीज़ें इतनी अट्रैक्टिव हो गई हैं कि हमारी ड्यूटी है बच्चे को करेक्ट चीज़ की तरफ ले जाना, और जब जब हो सके एज अप्रोप्रिएट तरीके से उसको सिखाना कि ये अच्छा नहीं है। अभी एग्जांपल दिया जाता है कि आलू के चिप्स, एक आजकल के बड़े फैंसी पैकेट्स आते हैं, उसके अंदर एक कंपनी वाला बेच रहा था, एक्स अमाउंट बेच रहा था, बड़ी अच्छी कमाई कर रहा था। उसने एक एक्सपर्ट को किया, मैं इसको डबल करना चाहता हूँ। उसने देखा उसका जो आलू के ऊपर ना बड़े सुंदर से चिप्स छपे हुए थे, सॉरी पैकेज के ऊपर। उसने कहा जी इसको टोन डाउन कर दो, आप ये ब्राइट फिनिश को ना मैट फिनिश कर दीजिए, और बाहर आलू के चिप्स ने आलू दिखाइए। अब वो चीज़ जो है ग्लेरी नहीं लगती है। आलू तो हाइजीनिक चीज़ है, आलू तो न्यूट्रिशियस चीज़ मानी जाती है हमारे माइंड में, चिप्स गलत माने जाते हैं ना। अब चिप्स की फ़ोटो छाप ही क्यों रहे हो? डबल हो गई सब उसकी कमाई। तो अपने को, बच्चे को, ये अपने को पहले समझिए कि अब लोग कैसे हमारे साइकोलॉजी पे काम कर रहे हैं, कैसे हमें बुद्धू बना रहे हैं, और फिर अपने बच्चे को साथ साथ सिखाने की कोशिश कीजिए। ये जैसे हमारे सामने हुआ ना, जैसे आप कह रहे हैं मेरे डिकेड्स ऑफ, तो ये चीज़ें बदली हैं। हमने अगर अडेप्ट नहीं किया तो फिर हम बच्चे को भी वही अपने ज़माने की बात थी, फिर हम कहते थे मेरे टाइम पे ये होता था, मैंने ये किया था। एक लिमिट तक कीजिएगा, वक्त बदला हुआ है। ठीक है, आपस में बैठिए, अपने बराबर से उसे बात कीजिए, मेरे ज़माने में ये होता था, आजकल देखो क्या हो रहा है, चलेगा। लेकिन बच्चे के सामने एक लिमिट तक ये बात कीजिए, वो नहीं अच्छा लगता उनको, यानी कि उनके माइंड को भी समझने की कोशिश कीजिए, उनके साथ रहिए। हमने इस बात को कहा कि एडोलेसेंस एज ग्रुप जो है काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने वाला है, उनके ऊपर नज़र रखिए, बांध के मत रखिए। हर चीज़ की एक लिमिट है, आपके बांधने की भी, उनके फ्रीडम की भी। तो मतलब वो बैलेंस कहते हैं कि हर चीज़ में बैलेंस बना के रखिए। और फिर हमने उसकी बात की थी कि अपनी वैक्सीन वगैरह का बहुत ध्यान रखिए, विश्वास रखिए। मैं बार बार हर एक से कहता हूँ कि अगर हमारे इंसान ने कोई सबसे बड़ी खोज की है जिससे इंसान को फ़ायदा हुआ है, वो वैक्सीन है। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस तमाम चर्चा के लिए। बहुत सारी यूज़फुल बातें इस पॉडकास्ट में हमने साझा की, और मोर कोशिश की कि जितने ज़्यादा टॉपिक्स हम कवर कर सकें। और थैंक यू सो मच। मुझे भी अच्छा लगा बात करके आपसे। उम्मीद करता हूँ कि जो व्यूअर्स होंगे आपके, वो भी इससे फ़ायदा उठाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो ये बातचीत आपने सुनी डॉक्टर शुग, जो लगातार इस फील्ड में एज अ पीडियाट्रिक डॉक्टर, और ना जाने कितने बड़ी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर हैं, और 35 से 40 साल का एक्सपीरियंस है। और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हर बच्चा स्पेशल है। पेरेंट्स को अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बांध के भी नहीं रखना चाहिए, और सबसे ज़्यादा जो केयर करनी चाहिए, जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, वो बच्चे की एडोलेसेंट एज में रखना चाहिए। तो आप वैक्सीन्स का भी बेहद ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बच्चे को वैक्सीन प्रॉपर लगे, टाइम पे लगे। 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप गैप देंगे तो आपके बच्चे के लिए लाइफ टाइम नुकसान दे सकता है, जो आई एम श्योर कोई पेरेंट नहीं चाहेगा। बहुत सारी बातें यूज़फुल इस पूरे पॉडकास्ट में आपके लिए थी, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, और आप अपने बच्चे को कम से कम बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं देखेंगे, उसे थोड़ा बाहर घूमने भी देंगे, खेलने भी देंगे। हर माँ बाप को अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती है, लेकिन उसका ख्याल रखना और कैसे ख्याल रखना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यही तमाम चीज़ें हमारे साथ डॉक्टर साहब ने इस पॉडकास्ट में साझा की। फिलहाल मेरे साथ इस एपिसोड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।